concept of politics in Indian perspective. And for this, for this session, we have a Professor Vijay Pandey sir. Sir is a professor in a political science department, President Hindu PG College, University of Lucknow. I welcome you on behalf of Indian धन्यवाद साक्षी जी, Association and हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। So now over to you. सबसे पहले Yes sir. इस वर्कशॉप में सम्मिलित होने वाले सभी शोध छात्रों और विद्वज्जनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं विकास के प्रति विशेष रूप से आभारी हूं कि उनके माध्यम से आप लोगों के साथ आज ये संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस समय शिमला में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में हूं और आज यहाँ कुछ इंटरनेट की समस्या है और इसलिए मैं अपने ऑफिस से आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाया और इस वजह से मुझे संस्थान के सेमिनार रूम में आना पड़ा और इस वजह से थोड़ा सा व्यवधान हुआ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो विषय आप लोगों के समक्ष मुझे प्रस्तुत करना है वो विषय है राजनीति की भारतीय संकल्पना। चूंकि किसी एक विषय पर जो भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित हो मुझे आप लोगों से बात करनी थी, इसलिए मैंने इस विषय को चुना। लेकिन राजनीति की भारतीय संकल्पना एक ऐसा विषय है जिसको आप किसी और विषय के साथ भी समाहित कर सकते हैं। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वो अपने आप में एक सर्वांगपूर्ण ज्ञान परंपरा है और इसलिए यदि आप इसे राजनीति की भारतीय संकल्पना कहना चाहें तो समाज की राजनीति की भारतीय संकल्पना भी कह सकते हैं। आप इस विषय का अनुवाद भारतीय जीवन दृष्टि के रूप में भी कर सकते हैं। आप इसको भारतीय जीवन विधान भी कह सकते हैं। आप भारतीय ज्ञान परंपरा तो इसे कह ही सकते हैं। आप इसे शिक्षा की भारतीय दृष्टि या शोध की भारतीय दृष्टि भी कह सकते हैं। आप इसको राष्ट्रबोध भी कह सकते हैं, भारत बोध भी कह सकते हैं, स्वदेश और स्वराज की अवधारणा भी कह सकते हैं। तो चूंकि भारतीय संकल्पना इस विषय के अंतर्गत दिया कि जो भारतीय दृष्टि है वो अपने आप में एक सर्वांगपूर्ण विचार दृष्टि है। उसमें राजनीति, समाज, अर्थनीति, हमारा राष्ट्रबोध, हमारा इतिहास, ज्ञान परंपरा, ये सब कुछ उसमें समाहित है। इनको अलग अलग करके देखने की परंपरा भारतवर्ष में नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर आप भारतीय समाज या राजनीति या अर्थव्यवस्था को समझना चाहें तो उसमें तीन चीजें आपको आरंभ में ही समझ लेनी चाहिए। पहली चीज तो यह है कि समूचा जो भारतीय जीवन विधान है वो धर्म के द्वारा आच्छादित है। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो धर्म से च्युत हो या जिसे आप धर्म की मान्यता से अलग करके देख सकें। दूसरी बात यह है कि जीवन के जितने भी अंग उपांग हैं उनके बीच में एक अंगांगी संबंध है। एक अंग और एक अंगी का संबंध है, यानी एक विराट अंगी है और जीवन के जो सारे अन्य प्रकल्प हैं वो उस विराट अंगी के अंगभूत हैं या उसके ऑर्गन्स के समान हैं। और तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि इस पूरे भारतीय जीवन विधान में चाहे उसके अंग और अंगी हों, चाहे उसके अन्य प्रकल्प हों, उनके बीच में आपको एक वैचारिक एक सूत्रता दिखाई देती है, एक आइडियोलॉजिकल इंटीग्रिटी आपको दिखाई देती है। आधुनिक पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की तरह आपको जीवन के जो अलग अलग प्रकल्प हैं उसमें अलग अलग प्रकार की विचार दृष्टि नहीं दिखाई देती। जितना भी भारतीय ज्ञान मंडल है या जो भी भारतीय जीवन विधान है उसके सभी प्रकल्पों या उपकल्पों में आपको एक वैचारिक एक सूत्रता दिखाई देती है। तो ये तीन बातें आधार रूप से हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि समूचा भारतीय विधान, उसमें चाहे आप राजनीति के प्रश्न पर विचार करें, आप चाहे समाज के प्रश्न पर विचार करें, आप चाहे अर्थनीति के प्रश्न पर विचार करें या अन्य विषयों पर आप विचार करें, उसमें आपको धर्म का आच्छादन सर्वत्र दिखाई देगा।
और दूसरा, जीवन के सारे प्रकल्पों के बीच में एक अंतर संबंध है, एक इंटरडिपेंडेंस है, एक परस्परावलंबिता है, एक अंगांगी संबंध है। और इस पूरे प्रकल्प में एक वैचारिक एक सूत्रता, एक आइडियोलॉजिकल इंटीग्रिटी शुरू से अंत तक विद्यमान है। ये उसकी एक मूल विशेषता है जो मैंने सबसे पहले ही आप लोगों के समक्ष रख दी। यदि आप भारतीय पुनर्जागरण को देखें, जहां से हम लोग अपने इस विषय को आरंभ करेंगे, तो भारतीय पुनर्जागरण में यदि आप उसको राजनीतिक दृष्टि से देखें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की धाराएं दिखाई देती हैं। एक धारा जिसे हम लोग प्रत्ययवादी धारा या आदर्शवादी धारा कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में आइडियलिस्ट स्कूल भी कह सकते हैं, और जिसके जो मुख्य प्रतिनिधि हैं वो लोकमान्य तिलक हो सकते हैं, श्री अरविंद हो सकते हैं, गांधी हो सकते हैं, या रविन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि हो सकते हैं, जिन लोगों का ये मानना था कि उपनिवेशवाद के बाद जब ये देश स्वतंत्र होगा तो इस देश को अपनी स्वतंत्रता की कामना अपनी परंपरा की बुनियाद पर करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि ये लोग वो व्यक्ति थे जिनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की इमारत का निर्माण उसकी परंपरा की बुनियाद पर ही हो सकता है, इसलिए ये लोग आदर्शवादी और प्रत्ययवादी विचारक कहलाए। लेकिन दूसरे ऐसे भी विचारक थे जो उपनिवेशवाद के समय जिस प्रकार का वैचारिक प्रवाह चल रहा था उस प्रवाह के प्रभाव में आए, और ऐसे लोगों को हम लोग उदारवादी विचारक कहते हैं या लिबरल थिंकर्स कहते हैं, लिबरल स्कूल के प्रतिनिधि हैं। और इसमें मुख्य रूप से आप लोग राजा राम मोहन राय को रख सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को रख सकते हैं, या फिर आप एमजी रानडे को रख सकते हैं। इन लोगों का ये मानना था कि आधुनिक पश्चिम से जिस प्रकार की वैचारिक हवाएं आ रही हैं और जिस प्रकार की विचार दृष्टि हमको ब्रिटिश उपनिवेशवाद के माध्यम से प्राप्त हो रही है, हमको उससे बचने का नहीं बल्कि उसमें हमको दीक्षित होने की आवश्यकता है। और उस प्रकार की विचार दृष्टि को, उस प्रकार के ज्ञान को, उस प्रकार की भाषा को, उस प्रकार की संस्थाओं के निर्मिति को, वहां से आने वाली अलग अलग प्रकार की विद्याओं को जो हमारे जीवन के आनुषांगिक पक्षों से संबंधित हैं, उनमें हमको निष्णात होकर के, उसमें हमको दीक्षित होकर के अपने आप को इस लायक बनाना है कि हम स्वयं अपना राज्य उन्हीं सिद्धांतों और उन्हीं विचारों और उन्हीं विद्याओं के आधार पर कर सके। तो ये वो लोग थे जो ये मानते थे कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारतवर्ष के लिए एक वरदान है और हम लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए और हमको उन विद्याओं को प्राप्त करके उनके अनुरूप अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। ये वो व्यक्ति थे। इसके साथ साथ आप देखेंगे एक तीसरे प्रकार की भी विचारधारा उत्पन्न होती है, विशेष रूप से 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद से, और वो विचारधारा समाजवादी विचारधारा है। और विशेष रूप से आप देखेंगे कि जो भारतवर्ष में जो क्रांतिकारी आंदोलन था, जो क्रांतिकारी आंदोलन आरंभ में प्रत्ययवादी या आदर्शवादी विचारकों से प्रभावित था, तिलक इत्यादि विचारकों से प्रभावित था, वो 1917 के बाद समाजवादी आंदोलन की धारा से प्रभावित हो जाता है। तो ये जो समाजवादी विचारकों की जो एक धारा थी जिसने हमारे क्रांतिकारी आंदोलन को भी आगे चल करके प्रभावित किया, उसके कई प्रकार के शेड्स देखने में आते हैं। इसमें आप मानवेंद्र नाथ राय को भी सम्मिलित कर सकते हैं, इसमें आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी शामिल कर सकते हैं, इसमें आप जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया को भी शामिल कर सकते हैं, इसमें आप अच्युत पटवर्धन को भी शामिल कर सकते हैं, इसमें आप अशोक मेहता को भी शामिल कर सकते हैं, और इसमें आप आचार्य नरेंद्र देव को भी शामिल कर सकते हैं। वैसे तो ये समाजवादी धारा है, लेकिन इस समाजवादी धारा के भी अपने अलग अलग प्रकार के शेड्स रहे। नेहरू को जहां आप एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के रूप में देख सकते हैं, एक लोकतंत्रवादी समाजवादी के रूप में देख सकते हैं। वहीं पर आप जयप्रकाश जी को आगे चल करके आप देखेंगे कि वो एक अलग प्रकार की समाजवादी विचारधारा को प्रतिनिधित्व देते हैं, जो सर्वोदयवादी विचारधारा है उसके प्रतिनिधि बन जाते हैं। राम मनोहर लोहिया के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारतीय समाजवाद को इकोनॉमिज्म से फ्री करने की या इकोनॉमिज्म से मुक्त करने की कोशिश की, और उन्होंने एक देशीय किस्म का, एक नेटिव किस्म का सोशलिज्म भारतवर्ष में लाने की वकालत की। या इसी प्रकार आप एम.एन. रॉय को देखेंगे, मानवेंद्र नाथ राय को, तो उनका झुकाव जो है वो मार्क्सवादी विचारों की तरफ है। और इसी तरीके से यदि आप आचार्य नरेंद्र देव को देखें तो आचार्य नरेंद्र देव का झुकाव एक तरफ तो मार्क्सवादी विचारों के प्रति है, लेकिन दूसरी तरफ वो मार्क्सवादी विचारों के साथ साथ रहते हुए भारतीय संस्कृति के साथ समाजवाद के बीच में अगर कोई सामंजस्य की गुंजाइश है तो उसकी तलाश करते हुए हमको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो समाजवादी आंदोलन है उसमें आपको 3-4 अलग अलग प्रकार की धाराएं या उपधाराएं दिखाई देती हैं। लेकिन मोटे तौर से आप कह सकते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण या भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान
भारतीय राजनीतिक चिंतन में तीन प्रकार की धाराएं दिखाई देती हैं। एक उदारवादी धारा, दूसरी प्रत्ययवादी आदर्शवादी धारा और तीसरी समाजवादी धारा। विचारकों का यह भी मानना है कि जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है वो, यदि उसमें से जो आदर्शवादी विचारधारा है, जो प्रत्ययवादी विचारधारा है, और उसके जो कुछ विचारक हैं जैसे लोकमान्य तिलक हैं या टैगोर हैं या श्री अरविंद हैं या गांधी हैं, अगर इनको थोड़ा सा हम बाहर निकाल दें तो उसके बाद जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन बचता है वो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन मूलतः अभारतीय है। और इसलिए प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज बेसिकली अन इंडियन। इसको आप कैसे देखते हैं? तो वस्तुतः ये जो उदारवादी और समाजवादी धारा है, ये जिस प्रकार की प्रेरणाओं से संचालित होती है, उस प्रकार की प्रेरणाओं में जो भारत की परंपरागत राजनीति की दृष्टि है उससे बहुत कुछ मेल खाता हुआ हमको दिखाई नहीं देता। तो इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो पारंपरिक राजनीति की भारतीय दृष्टि है उसमें तो धर्म का प्रभाव, अंगांगी भाव और उसमें वैचारिक एक सूत्रता के दर्शन होते हैं। लेकिन ये तीनों चीजें यदि आप भारतीय पुनर्जागरण या आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से देखें तो उसमें आपको एक अवरोध भी दिखाई देता है, या ये जो सातत्य है, जो कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूटी आपको ब्रेक होती हुई भी दिखाई देती है। ये उसकी मुख्य विशेषता है। अब दो दृष्टियों से हम लोग इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो राजनीति का स्वरूप है, भारतीय ज्ञान परंपरा में वो क्या रहा है। और जैसा हमने आपको कहा कि जो भारतीय जीवन विधान है वो अपने आप में एक होलिस्टिक विधान है, वो अपने आप में एक सर्वांगपूर्ण विधान है। तो राजनीति की उस सर्वांग पूर्णता में क्या भूमिका है और उसको हम लोग कैसे ट्रेस करेंगे, इसको हमको समझना आवश्यक है। सामान्यतः आप लोग सुनते होंगे कि जो भारतीयता है या विशेष रूप से जो हिंदू जीवन पद्धति है वो अपने आप में एक वे ऑफ लाइफ है। तो वो केवल एक वे ऑफ लाइफ ही नहीं है, वो अपने आप में एक व्यू ऑफ लाइफ भी है। वो केवल जीवन का एक विधान ही नहीं है बल्कि उसके पीछे एक स्थिति भी काम करती है, उसके पीछे एक लाइफ वर्ड भी काम करता है। तो वो लाइफ वर्ड क्या है और वो लाइफ वर्ड किस तरीके से जो है वो लाइफ वे को या जीवन विधान को मार्ग देता है, इस बात को हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे। और फिर हम लोग ये देखने की, ये जो राजनीति या समाज या अर्थनीति के बारे में जो वापस आने के लिए जिससे हम लोग जाए तरीके से दो जो भी समय है उसमें अपनी बात को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मित्रों, होती हैं उसमें रहने के कारण बहुत एक रूपता आपको दिखाई देने लगती है। खान पान की एक रूपता, जीवन में रहन सहन की एक रूपता, जो दैनंदिन उपयोग की वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं के स्वरूप और उनके इस्तेमाल करने के रूप में एक रूपता, परिवहन के साधनों में एक रूपता, संचार के साधनों में एक रूपता। बहुत सारे हमारे तीज त्योहार, खान पान भी जो है वो धीरे धीरे अलग अलग सभ्यताओं के साथ रहने के कारण एक रूपता लेने लगते हैं। लेकिन बावजूद इसके प्रत्येक सभ्यता की कुछ अपनी अंतर्भूत विशिष्टताएं होती हैं। और उस दृष्टि से यदि आप देखें तो भारतीय सभ्यता की भी अपनी एक अंतर्भूत विशेषता है, उसकी एक विशिष्टता है, और वो विशिष्टता उसको संसार की दूसरी सभ्यताओं से अलग करती है। आचार्यों ने कहा है, विशेष रूप से यदि आप प्रोफेसर गोविंद चंद पांडे को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो भारतीय परंपरा है उस भारतीय परंपरा की मुख्य विशेषता जिज्ञासा मूलक होने में निहित है। यानी ये अपने आप में एक इंक्वायरी बेस्ड सिविलाइजेशन है। The core principle or the core identification of Indian civilization is this, that this is an inquiry-based civilization. And this inquiry is the way of self-realization or the inquiry of who am I, जिससे हम लोग को अहम कहते हैं। ये आज जिज्ञासा का प्रश्न जो है ये भारतीयों के एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप देखेंगे कि बैकग्राउंड स्टोरी चलती रहती है उसे अवान्तर कथा की तरह से ये जो आत्मबोध की जिज्ञासा का प्रश्न है, को हम अपने स्वरूप को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सवाल अलग अलग इसको आप अर्थों में ले सकते हैं। कहीं आप
कह सकते हैं, कहीं आप इसे निर्माण भी कह सकते हैं, अलग अलग शब्दों से आप इसको आप अभिहित कर सकते हैं। लेकिन ये जो आत्मबोध भारतीय जीवन विधान के केंद्र में सन्निहित है, और भारतीय लोग अपने जो भी काम करते हैं वो प्रयास उनके निर्णयों को करने में, प्रभावित करने में इस आत्मबोध की जिज्ञासा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये आचार्यों का मानना है। यानी वस्तुतः भारतीय परंपरा एक ज्ञान मूलक परंपरा है। ज्ञान मूलक होना ही इसका अपने आप में एक विशिष्ट लक्षण है। ये बात हम लोगों को आरंभ में समझनी चाहिए। अब ये जो को अहम का की जिज्ञासा का प्रश्न है, इस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए भारतवर्ष में एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही व्यवस्थित तत्वशास्त्र की या मेटाफिजिक्स की व्यवस्था है। उस मेटाफिजिक्स के लक्षणों को हमारे सामने और प्रकट करने के लिए भारतवर्ष धर्म और रीत की व्यवस्था है। रीत जिसे हम लोग आजकल ऑर्डर कहते हैं, करके जो है वो धर्म के रूप में अभिहित हो। तो ये जो धर्म की व्यवस्था है, इस धर्म की व्यवस्था को ही और प्रकट करने के लिए, खोलने के लिए हमारे परंपरा उभर करके सामने आती। अगर भारतीय दृष्टि से देखें, परंपरागत संस्कृति भी वस्तुतः धर्म के ही उत्पाद माने गए हैं। अगर आप लोग आजकल की भाषा तो आप कह सकते हैं कि संस्कृति वस्तुतः धर्म का सॉफ्टवेयर है, उसका वैचारिक परिवेश है, और सभ्यता वस्तुतः धर्म का हार्डवेयर है, उसका भौतिक परिवेश है। तो धर्म और संस्कृति का भी आप देखेंगे, सभ्यता और संस्कृति का भी आप देखेंगे कि धर्म के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है। और ये जो धर्म और संस्कृति का प्रश्न है, इसको हमारे सामने प्रकट करने के लिए हमारे यहाँ दर्शन की परंपरा है। षड दर्शन आते हैं, और उन षड दर्शनों के अर्थ को हमारे सामने ठीक प्रकार से प्रकट करने के लिए हमारे यहाँ षडांग आते हैं। षड जानते होंगे, जिसमें वैशेषिक, मीमांसा इत्यादि हैं, और षडांग जिसमें कि कल्प, निरुक्त, ज्योतिष इत्यादि आते हैं। ये वांग्मय परंपरा हमको वस्तुतः धर्म और रीत का बोध कराने के लिए उपलब्ध है, क्योंकि धर्म और रीत का बोध प्राप्त समझ सकते हैं, और उसी तत्व मीमांसा के माध्यम से हम लोग अपनी वांग्मय परंपरा को, या अपने जो मूल प्रश्न है आत्मबोध की जिज्ञासा, आप देखिए पूरी ज्ञान परंपरा हमारे यहाँ शास्त्रीय परंपरा में निबद्ध है। हमारे यहाँ वेद हैं, कहने को तो वेद 4 हैं, लेकिन कई जगह आप देखेंगे कि वेदों को ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और निकला हुआ माना जाता है। लेकिन यदि आप और गहराई से वो एक यूनिफाइड मास ऑफ नॉलेज है। वो तो कालांतर में इसको सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित कर दिया गया, लेकिन वस्तुतः वो अपने आप भूत सबूत एक प्रतीक है। उसका जो स्वरूप है यूनिफाइड है, या कह सकते हैं कि वो अपने आप में एकीकृत। जो वेदों की आप लोग संहिताओं को या ब्राह्मण करते हैं, प्रत्येक वेद के 7 संहिताएं और ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके आरण्यक हैं और उनके उपनिषद। एक उपासना कांड है, वेदों का एक कर्म कांड है, और वेदों का एक अपना ज्ञान कांडीय स्वरूप भी है। ये जो वैदिक शास्त्र परंपरा है, इस वैदिक शास्त्र परंपरा के ही अर्थ को हमारे सामने प्रकट करने के लिए ये षड दर्शन और षडांग की व्यवस्था है, जिसकी चर्चा हमने आपके सामने संक्षेप में की। आगे चल करके वैदिक ज्ञान को या इस वैदिक ज्ञान को समझने के लिए हमारे यहाँ क्वालिफिकेशन या जिस प्रकार की निष्णातता चाहिए, उसके लिए हमारे यहाँ स्मृतियों की व्यवस्था है। और बहुत प्रकार की स्मृतियां आप सुनते हैं, मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, पराशर स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, तय करती है, हमारे आचरण विधान को तय करती हैं। और इस पूरी परंपरा को, समूचे वैदिक वांग्मय को, उसके अपने ब्राह्मण ग्रंथों के साथ उपनिषदों के साथ, समूचे इस षडांग और षडदर्शन की परंपरा है, स्मृतियों का प्रश्न है, इनको जन व्याप्त करने के लिए हमारे यहाँ एक तरफ पुराणों की परंपरा है, महाभारत जैसे महाकाव्य हैं, उसमें आप कालिदास इत्यादि को भी शामिल कर सकते हैं। और वहां से लेकर के अभी तक ये भारतवर्ष की परंपरा की एक मुख्य विशेषता थी कि अविच्छिन्न रूप से, अनइंटरप्टेड रूप से ये ज्ञान का प्रवाह चलता रहा। अलग अलग आचार्यों को केंद्र में रखते हुए कि वैदिक दृष्टि के साथ विचार किया, एक ही प्रकार की उनकी एपिस्टेमोलॉजी रही, एक ही प्रकार की उनकी कॉस्मोलॉजी रही, एक ही प्रकार की उनकी ज्ञान मीमांसा की दृष्टि रही।
उनकी सृष्टि मीमांसा की दृष्टि रही। और कभी आप देखेंगे कि उसमें भारवी, भवभूत या भर्तृहरि आते हैं, या उसमें कहीं आनंदवर्धन आते हैं, कहीं आप उसमें भरत मुनि के नाट्य को देखेंगे, कहीं आप उसमें और वहां से लेकर के आप 18वीं 19वीं शताब्दी तक देखेंगे कि जीवन के अलग प्रश्नों पर, कोई राजनीति के प्रश्न पर, कोई अर्थनीति, एक अनवरत चलने वाली परंपरा भारतवर्ष में व्याप्त है। तो ये एक वांग्मय परंपरा, भारतमय परंपरा का मुख्य जीवन का जो मुख्य प्रश्न है, उस मुख्य प्रश्न से हमको शास्त्र निरूपण के माध्यम से परिचित कराए। ये अब इस हम तभी कर पाएंगे, उसके लिए एक सम्यक अधिष्ठान हमारे पास होगा। और इसीलिए भारतवर्ष में समाज का एक अधिष्ठान है। भारतवर्ष में समाज कोई भीड़ नहीं है, कोई क्राउड नहीं है, बल्कि वो कुछ विशेष लक्षणों से युक्त समाज है। और वो विशेष लक्षण इसलिए निमित्त मान, क्योंकि उनके माध्यम से हमको गान करना है और अपने जीवन के परम लक्ष्य समम बोनम को, जो आत्म साक्षात्कार बोध का प्रश्न है, तो ये जो समाज विशेष लक्षण है, इसके विशेष लक्षणों में आप पुनर्जन्म और कर्म भी आप देखेंगे, आप इसमें त्रिगुण वर्ण का सिद्धांत भी देखेंगे, आप इसमें चतुष आश्रमों का सिद्धांत भी देखेंगे, आप इसमें चतुष पुरुषार्थों का सिद्धांत भी देखेंगे, और आप इसमें ऋण त्रय का देखेंगे। ये जो भारतवर्ष में गुणों का सिद्धांत है, त्रिगुण का सिद्धांत, सत रज और तम, ये वस्तुतः जिसके आधार पर हमारे यहाँ चातुर्वर्ण व्यवस्था बनी, ये कोई सामाजिक राजनीति का सिद्धांत नहीं है जैसा आज दिया जाता है, बल्कि ये हमारे यहाँ की कॉस्मिक रियलिटी या एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है। अगर आप इसको दर्शन शास्त्र के हैं तो ये वस्तुतः भारतीय जीवन मीमांसा, भारतीय ज्ञान मीमांसा की एक प्रकार से ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी, जो सत्तात्मक संरचना है, उस सत्तात्मक संरचना का यथार्थ है, ये हमारे अस्तित्व का यथार्थ है। तो इसलिए ये कोई इस बात, कुछ लोगों ने बैठ करके प्रकार के सिद्धांत बना दिए और अब वो काल समाप्त हो गया, हम दूसरे काल, इसलिए इस बात की हमारे लिए कोई महत्ता नहीं है। ये इस बात को हमको अच्छी तरह से समझ लेना है। भारतवर्ष में ज्ञान मीमांसा, सृष्टि मीमांसा और सत्ता मीमांसा, तीनों आप देखेंगे एक साथ चलती रहती हैं। ये जो एपिस्टेमोलॉजी है और जो ऑन्टोलॉजी है, इन तीनों के बीच में एक अनवरत अंतर संबंध जो है व्याप्त रहता है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा की एक प्रमुख विशेषता है। और आप आगे चलें तो इसी आधार पर वर्ण की व्यवस्था है, वर्णों की व्यवस्था के साथ साथ उनके अपने कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, और वर्ण के साथ साथ आश्रम की व्यवस्था है। में आप देखेंगे कि जो दो आश्रम हैं, मुख्य रूप से जो आरंभिक दो आश्रम हैं, जिनको आप लोग ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम कहते हैं, वो वस्तुतः प्रवृत्ति प्रधान आश्रम है। इसमें आपको जीवन के साथ प्रवृत्ति कराई जाती है। ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवृत्ति सिखाई जाती है और गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्ति कराई जाती है। यह वस्तुतः निवृत्ति प्रधान आश्रम है, डिटैचमेंट ओरिएंटेड आश्रम है। वानप्रस्थ निवृत्ति सिखाई जाती है और संन्यास आश्रम में निवृत्ति कराई जाती है। तो ये जो चार आश्रम हैं, इन चारों आश्रमों की पूरे जीवन विधान को रेगुलेट करने में या उनको नियमित संयमित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि भारतवर्ष में जो जीवन है, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के संतुलन पर चलता है, और इसी आधार पर इन चार आश्रमों की व्यवस्था है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ चतुष्ट पुरुषार्थ हैं, आप जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि जो अर्थ और काम के पुरुषार्थ हैं, ये धर्म के ब्रैकेट में या धर्म के अनुदेश में चलते हैं, धर्म के नियंत्रण और धर्म की मॉनिटरिंग में चलते हैं। तब जाकर के आपके लिए मोक्ष कामी या कल्याण कामी या जो आपके जीवन का परम लक्ष्य है, उस परम लक्ष्य तक आपको पहुंचाने में सक्षम होते हैं। और इसी तरीके से हमारे यहाँ 3 ऋणों का सिद्धांत है, जिससे हम लोग देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण कहते हैं। हमको ये इतनी व्यापक, विस्तृत और सहयोगी प्रकृति प्राप्त हुई है। हमने अपने आने के बाद तो इस प्रकृति को उत्पन्न नहीं किया। प्रकृति की जो अलग अलग विभूतियां हैं, जल है, वायु है, प्रकाश है, अग्नि है, इत्यादि इत्यादि, इन सभी के अपने नियामक देवता हैं। चूंकि उनके अनुशासन में रह करके ये प्रकृति हमको प्राप्त हुई है, इसलिए
उनके अनुशासन में या उनके इस प्रदाय का सम्मान करना ये हमारा दायित्व है। इसी सम्मान के लिए हमारे यहाँ देव ऋण की व्यवस्था है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ परिवार की परंपरा है। हम पिता की संतति हैं, हमारा भी यह दायित्व संतति को आगे बढ़ाएं। तो ये व्यवस्था है और परिवार के दायित्व हैं, परिवार के संस्कार हैं, परिवार की मान्यताएं हैं, जिनको बहुत ही पवित्र दृष्टि से वर्ष में देखा गया है। इसको आगे बढ़ाना जो है वस्तुतः हमारे पितृ ऋण का भाग है। और इसी तरीके से क्योंकि सारा जो संसार के संबंध में हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, हमने धरती पर आने के बाद अपने लिए स्वयं बल्कि एक अनवरत और एक अविच्छिन्न ज्ञान परंपरा, एक कंसिस्टेंट और एक बहुत ही लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज पहले से प्राप्त हुई है, विच इज ऑलवेज एंड ऑलरेडी गिवन टू अस। इसलिए जिनके माध्यम से ये ज्ञान राशि हमको प्राप्त हुई है, जो अक्षय ज्ञान राशि प्राप्त हुई है, उनके प्रति करना और उसको चुकाना, इस ज्ञान राशि का संपोषण करना, इसका संवर्धन करना, इसका संरक्षण करना और इसका संप्रेषण करना, ये हमारा दायित्व बने। इस दायित्व का बोध कर ऋण है। तो भारतीय समाज की ये कुछ अपनी मूलभूत विशेषताएं हैं, यानी पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत, उसके आधार पर वर्ण और चातुर्वर्ण का सिद्धांत, उसके आधार पर चतुष आश्रम का सिद्धांत, चतुष्ाश्रम के साथ साथ चतुष्पुरुषार्थों का सिद्धांत और फिर ऋणत्रय का सिद्धांत। और में एक विशेष प्रकार की कला कौशल युक्त अर्थव्यवस्था है। भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था भी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, प्रकार की अर्थव्यवस्था हो जो इस प्रकार के समाज को संपोषित कर सके। इसलिए भारतवर्ष में कला कौशल से युक्त और जितने प्रकार के उद्यम हैं, जितने प्रकार की जीवन की आवश्यकताएं हैं, उन सारी आवश्यकताओं करने के लिए भारतीय समाज में कला का विधान है। और इसीलिए चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो सैनिक हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो साहित्यकार हों, चाहे वो नर्तक हों, चाहे वो को एक पवित्रता की दृष्टि से देखा गया है और उनसे अपेक्षा की गई है कि उसी पवित्रता की दृष्टि से अपने कार्य का निष्पादन करके समाज में सहयोगी बने। के एक बड़े विचारक हुए हैं, उनके नाम को सामान्यतः कम लोग जानते हैं। भारतीय कला के बारे में कहते हैं कि भारत में जो कला कौशल वो वस्तुतः तत्वशास्त्र के ही रसात्मक और रूपात्मक, यानी जिस तत्वशास्त्र की बात, जिस मेटाफिजिक्स की बात, जिस ज्ञान के स्तर पर करते हैं, उसी के अधिष्ठान के लिए, उसी को आधार पर की रूपात्मक और रसात्मक या जीवन के कर्मों में होती है, वही वस्तुतः कला और कौशल है। कला कौशल वस्तुतः भारतीय आर्थिक जीवन के नियामक है। और इसलिए कुमार स्वामी कहते हैं कि भारत में जो कला है उस एक साथ तीन उद्देश्य, आत्म उन्नयन भी करती है, हमारा सेल्फ अपलिफ्टमेंट भी करती है, आत्म पूर्णता भी प्रदान करती है, हमको सेल्फ फुलफिलमेंट भी देती है, और वो हमारा आत्म परिष्कार भी करती है, वो हमारा सेल्फ रिफाइनमेंट भी करती है। इसलिए हम कला के माध्यम से होते हैं और कला के माध्यम से ये तीनों काम करते हुए हम लोग वस्तुतः अपने न्याय को समाज में प्रदान करते हैं। और ये जो पूरी व्यवस्था है, ये जो पूरी जिसका उद्देश्य अपने आत्मबोध को प्राप्त कराना है, उसके अधिष्ठान के रूप में विशेष लक्षणों से युक्त भारतीय समाज है, उस के लिए उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो हमारी कला कौशल युक्त अर्थव्यवस्था है, इन सभी का संरक्षण करना वस्तुतः राजनीति का दायित्व है। इसीलिए में राजनीति की कोई स्वतंत्र मूल्यवत्ता नहीं है, कोई अपने आप में इंडिपेंडेंट साइंस नहीं है, उसकी उपकरणात्मक मूल्यवत्ता है, उसकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। उसका काम केवल जो दी हुई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, उस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की रक्षा करना है। और इसलिए राजा को हमारे यहाँ कंटक शोधक कहा गया है कि जो धर्ममय व्यवस्था दी गई है, इस धर्ममय व्यवस्था के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं का क्षय करना राजा का कार्य है। पाश्चात्य राजदर्शन में जिसको हिंड्रेंस ऑफ हिंड्रांसेस या ऑब्स्टेकल ऑफ ऑब्स्टेकल्स कहा गया, ये वस्तुतः राजा का या राजधर्म का काम है। उसका कार्य वस्तुतः जो धार्मिक जन है, मार्ग में आने वाली सांसारिक बाधाओं का शमन करना है या उससे उनका निवारण करना है। तो इसलिए आप देखेंगे कि चाहे वो धर्म का विधान हो, चाहे समाज का विधान हो,
और समाज के विधान में चाहे हमारी अपनी गांव की संस्कृति हो, परिवार की संस्कृति हो, कुल की संस्कृति हो, या हमारी विद्यापीठों की संस्कृति हो, हमारे आश्रमों की संस्कृति हो, या अन्य प्रकार में से किसी के भी नियम कानून में दखल देना या उसमें हस्तक्षेप करना ये राज्य के अधिकार के बाहर है। वस्तुतः आधुनिक राज्यों की तरह जो प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था है उसमें संप्रभुता राज्य के अंदर नहीं निहित है, बल्कि संप्रभुता उसमें राज्य के ऊपर निहित है। और इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद में वस्तुतः धर्म को छत्रस्य छत्रम कहा गया है कि जो छत्र है, जो राजा है, उस राजा के ऊपर भी छत्र का काम जो है वो धर्म करता है। तो भारतीय राजनीतिक दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो जो संप्रभुता है वो धर्म में सन्निहित है, और उस धर्म का निर्धारण जो है वो कोई राज्य के अंदर से नहीं होता बल्कि राज्य के ऊपर से होता। उसका जो विधान है वो वस्तुतः है। और इसलिए आप देखेंगे जो विधि है उस विधि का निर्माण जो है वो राजा नहीं करता, वो केवल विधि को आख्यायित करता है। कैसे भाषा करते हुए मध्यकालीन यूरोपीय विचारक सेंट थॉमस एक्विनास की विधि विवेक का अध्यादेश है जो उस व्यक्ति के द्वारा केवल आख्यायित होती है, घोषित होती है, जिसके ऊपर राज्य के देखभाल की या समाज के देखभाल की जिम्मेदारी होती है। यानी आज के शब्दों में आप कह सकते हैं कि केवल राज्याज्ञा निकालना, केवल जियो निकालना ये राजा का कार्य होता है, वो धर्म के स्वरूप को तय नहीं कर सकता। विधि का स्वरूप हमारे यहाँ विधाता तय करता है। और आप जानते हैं कि ब्रह्मा जो सृष्टि के कर्ता हैं, जो सृष्टि के तत्वों के आदि जानकार हैं और जिन्होंने सृष्टि के तत्वों के संलयन से समूची सृष्टि की है, वही वस्तुतः विधि के प्रदाता हैं। और इसीलिए ब्रह्मा का हमारे यहाँ एक पर्यायवाची विधि भी है। विधि विरंचि कमलासन चतुरानन, ये ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। और उसी विधि के आधार पर, उसी विधि का पालन करते हुए राज्य को अपनी न्याय व्यवस्था को स्थापित करना है या राज्य को न्याय करना है, जिसे इस अर्थ में, पारंपरिक अर्थ में जिसे न्याय कहा गया है, वो न्याय भी बिल्कुल आप देखेंगे उसी अर्थ में है जो प्लेटो के यहाँ जस्टिस है। जिसे आपके यहाँ स्वधर्म कहा गया, लगभग उसी अर्थ में प्लेटो ने जस्टिस का विधान किया है। जस्टिस लाइज इन द परफॉर्मेंस ऑफ वंस ओन ड्यूटी अकॉर्डिंग टू ओन्स वन वर्च्यू। अपने सद्गुण के अनुसार अपने कर्म का निष्पादन करने में ही न्याय निहित है। इसलिए प्लेटो के यहाँ जिसको न्याय कहा गया, उसके लिए उसका जो सबसे समानार्थी अर्थ अगर आप देखना चाहें या उसका सबसे समीपतम अभिप्राय यदि आप भारत में देखना चाहें तो स्वधर्म का विधान है। और उस स्वधर्म की रक्षा करना केवल राजनीति का दायित्व है। और इसीलिए यदि आप राजनीति के और अभिप्राय को देखना चाहें, जैसे भारतवर्ष में जिसे आजकल लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र कहा जा रहा है, तो उसमें लोक, जन और प्रजा के भी अपने विशिष्ट अर्थ रहे हैं। भारत में कभी भी आज की तरह का लोकतंत्र जो एक इलेक्शन सेंट्रिक या वोट सेंट्रिक जिसे आप कह सकते हैं, एक पावर सेंट्रिक कह सकते हैं, एक पार्टी सेंट्रिक कह सकते हैं, इस प्रकार की डेमोक्रेसी भारत में कभी नहीं रही। और वैसे भी डेमोक्रेसी का जो सही अनुवाद है लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है। डेमोक्रेसी तो एक बहुत ही अपने आप में निकृष्ट कोटि की व्यवस्था है। डिमोस का मतलब भीड़ होता है। तो लोकतंत्र को कभी भी डेमोक्रेसी के नाम से हम लोग जो अभिहित नहीं कर सकते। भारतवर्ष में वस्तुतः लोक उसको कहा गया है जो धर्म, न्याय और सत्य के प्रकाश से प्रकाशित हो। केवल वे जन लोक हैं। भीड़ या क्राउड भारतवर्ष में लोक नहीं मानी गई है। लोक से ही आलोक बना है। लोक का मतलब प्रकाश होता है। जिनको धर्म का, शास्त्र का और न्याय का प्रकाश प्राप्त है, ऐसे जन को ही वस्तुतः भारतवर्ष में लोक कहा गया है। और इसलिए आप देखेंगे 1920 और 21 में आगे चलकर हम लोग चर्चा करेंगे, बद्री शाह की एक पुस्तक आती है दैशिक शास्त्र। उस दैशिक शास्त्र पुस्तक में बद्री शाह जब जन की परिभाषा करते हैं तो कहते हैं कि वस्तुतः जन वे लोग हैं जिनका चिति और विराट जागृत होता है। और चिति की परिभाषा करते हुए बद्री शाह कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र को अपने जन्म के समय कुछ विशेष लक्षण प्राप्त होते हैं, उन लक्षणों को चिति कहा जाता है। और उन लक्षणों की रक्षा के लिए उस राष्ट्र के लोगों में जो त्याग और बलिदान का भाव होता है उसको विराट कहते हैं। तो जिस राष्ट्र के लोगों का चिति और विराट जागृत होता है, वस्तुतः वो जन है। और जब तक किसी राष्ट्र का चिति और विराट जागृत रहता है तब तक उसका उत्थान होता रहता है। और चिति और विराट में किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न हो जाने से, उसमें किसी प्रकार की व्याधि आ जाने से उस राष्ट्र का भी अवसान हो जाता है और वो दूसरे की भोज्य वस्तु बनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं बन पाता। यानी उसकी नियति हो जाती है कि वो दूसरे की भोज्य वस्तु बन जाए। तो इस तरीके से जन को भी हमारे यहाँ पारंपरिक अर्थों में परिभाषित किया गया है।
इसलिए लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, हम इन तीनों को समानार्थी अर्थों में प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन शब्दों का एक अपना बड़ा गंभीर या गुह्य गंभीर अर्थ संसार होता है। तो उस अर्थ संसार को भी हमको अपनी परंपरा या अपनी दृष्टि के माध्यम से समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसी प्रकार यदि आप प्रजातंत्र को भी देखें तो प्रजा में एक राजा है, एक प्रजा है, एक पालक है और एक उसके द्वारा पालित है। राजा और प्रजा दोनों का एक प्रकार का धर्म होता है। आजकल आप लोग राम राज्य की बहुत चर्चा सुनते हैं। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि भगवान राम वस्तुतः अपनी समस्त अयोध्यावासी प्रजा की मोक्ष की कामना के साथ राज्य करते हैं, जिसे हम लोग समम बोनम कहते हैं, जिसे हम लोग जीवन का परम उद्देश्य कहते हैं, जिसे हम लोग कैवल्य और निर्वाण कहते हैं। वस्तुतः भगवान राम की चिंता में वो है कि उनकी समस्त अयोध्यावासी प्रजा अपने जीवन के परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाए, इस निमित्त से वो अयोध्या का राज्य करते हैं। और इसीलिए तुलसीदास जी ने इसको रामचरितमानस में लिखा भी है कि राम राज्य में प्रकृति सर्वथा अनुकूल है, देवता और पितर संतुष्ट हैं, राजा आश्वस्त है और प्रजा निश्चिंत है। और इसलिए उन्होंने लिखा है कि राम राज्य की ऐसी स्थिति है जहां पर दंड केवल सन्यासियों और यतियों के हाथ में दिखाई देता है और प्रकृति इतनी अनुकूल है कि मांगे वारिद देत जल रामचंद्र के राज, कि मांगने पर मेघ जल की वर्षा कर देते हैं। तो ये धर्म का प्रभाव है कि कैसे जब राजा और प्रजा दोनों धर्मशील होते हैं तब राज्य की समुन्नति होती है। तो इस अर्थ में आप देखेंगे जिसे आजकल हम लोग डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कह रहे हैं, उस लोकतंत्र से वास्तव में जो भारतीय परंपरा के हिसाब से लोकतंत्र का अभिप्राय है, जनतंत्र का अभिप्राय है या प्रजातंत्र का अभिप्राय है, वो कितना अपने आप में भिन्न है। और ये भी आप इसको ध्यान में रखिए कि इस प्रकार की व्यवस्था एक विशेष प्रकार के समाज में ही चल रही है, वो समाज जो अपने उन अभिलक्षणों से युक्त है जिसकी चर्चा अभी हमने आपके सामने की। ये बात हमको नहीं भूलना चाहिए कि जब भी हम राम राज्य या प्राचीन भारतीय राजनीतिक गौरव की बात करते हैं तो भारतीय प्राचीन समाज व्यवस्था के भी मर्म को हमको समझते रहना चाहिए। इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन रिलीजन आर इनसेपरेबल टू ईच अदर, टू अंडरमाइन द वन इज टू डिस्ट्रॉय द बोथ। भारत में धर्म और समाज के बीच में एक बहुत अंतर्भूत संबंध है, एक परस्परावलंबित संबंध है। यदि इसमें से आप किसी एक की भी उपेक्षा करते हैं, यदि आप धर्म की उपेक्षा करते हैं तो धर्म और समाज दोनों नष्ट हो जाएंगे, और यदि आप समाज की उपेक्षा करते हैं तो भी धर्म और समाज दोनों नष्ट हो जाएंगे। ये धर्म और समाज का जो अंतर संबंध है, इस अंतर संबंध की रक्षा करना वस्तुतः भारतवर्ष में राजनीति का दायित्व है। और इसीलिए पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी कहते हैं कि अगर भारतीय अर्थ में, सम्यक अर्थों में अगर आप संविधान कहना चाहें तो संविधान वस्तुतः वो दस्तावेज है जो मनुष्य को अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बल और वेग प्रदान कर सके। भारतवर्ष के अर्थ में यदि आप संविधान को परिभाषित करें तो संविधान इस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा। यानी आप देखिए, हमारी समूची वांग्मय परंपरा, हमारा सामाजिक अधिष्ठान, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी राजनीति, सभी का लक्ष्य जो है वो उसी जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कराना है। इसीलिए हमने आपको कहा कि भारतीय जीवन विधान में एक सूत्रता विद्यमान है। और इसलिए यदि आप शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो भारत में शिक्षा एक पंक्ति में यदि आप परिभाषित करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि वो वस्तुतः मनुष्य को अपने आत्मबोध के लिए सुपात्र बनाने की कला है। ये शिक्षा की परिभाषा है। दूसरे शब्दों में इसको गांधी जी ने कहा कि वस्तुतः भारत में शिक्षा 3H का रिफाइनमेंट है। पहला H यानी हेड यानी इंटेलेक्ट, दूसरा H यानी हार्ट यानी इमोशंस, और तीसरा H यानी हैंड यानी स्किल। यानी वस्तुतः आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी भावनात्मक अभिरुचियां और आपका कर्म कौशल, इन तीनों के बीच में एक सकारात्मक और सम्यक संबंध स्थापित हो, ये वस्तुतः शिक्षा का प्रत्यय है, ये वस्तुतः शिक्षा का अभिप्राय है। तो शिक्षा भी आप देखेंगे कि भारतीय जीवन विधान के उसी अंग के साथ मिली हुई है। तो ये एक संपूर्ण भारतीय जीवन दृष्टि है, जिस भारतीय जीवन दृष्टि के साथ हम उसके जीवन के परम लक्ष्य, उसके समाज विधान, उसकी अर्थनीति, उसकी राजनीति, उसके संविधान, उसकी शिक्षा और ये सारी चीजें उसके वांग्मय परंपरा में कैसे व्याप्त हैं उसको समझ सकते हैं। इस सारी बात को कौटिल्य अपने एक नीति सूत्र में कहते हैं कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यः, राज्यस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम इंद्रिय जयः और इंद्रिय जयस्य मूलम वृद्धोपसेविनम। कि सुख का मूल धर्म है, भोग नहीं है। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः,
मनुष्य अपने धर्म का पालन कर पाए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था कैसी है। और अर्थस्य मूलम राज्य, ऐसी अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करना जिससे मनुष्य अपने धर्म का पालन करते हुए सुख को प्राप्त कर सके, ये राज्य की जिम्मेदारी है। और राजस्य मूलम विनय, ऐसा वही राज्य कर सकता है जो विनयशील होगा, जो उद्दंड नहीं होगा, जो स्वच्छंद नहीं होगा। और विनयस्य मूलम इंद्रिय जया, ऐसा वही राज्य कर सकता है जिस राज्य के केंद्र में जितेंद्रियता या स्वराज का विधान होगा। स्वराज को अपनी पुस्तक आर्ट एंड स्वदेशी में परिभाषित करते हुए आनंद कुमार स्वामी कहते हैं कि वस्तुतः स्वराज का यही तात्पर्य है कि हम जितेंद्रिय हों। और जो ये जितेंद्रियता है, इस जितेंद्रियता का आधार जो है वो वृद्धोपसेविनम, यानी हमारी जो अपनी परंपरा है, अपनी जो हमारी ज्ञान राशि है, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके प्रति एक आदर और विनम्रता का भाव जब होगा तभी हम वस्तुतः जितेंद्रिय होंगे। जितेंद्रिय होने से वस्तुतः हम विनयशील होंगे। विनयशील होने से ही राज्य अपना काम ठीक से कर पाएगा। जब राज्य अपना काम ठीक से करेगा तो अर्थव्यवस्था भी सम्यक होगी। जब अर्थव्यवस्था सम्यक होगी तभी हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, और जब हम अपने धर्म का पालन ठीक से कर सकते हैं तभी हमको सुख की प्राप्ति या परम सुख का भान हो पाएगा। ये एक सूत्र है जिसको कौटिल्य अपने नीति वचनों में उद्धृत करते हैं। जो सबसे समझने की बात है मित्रों, वो ये है कि ये सारी चीजें, ये हमारी पूरी वांगमय परंपरा, हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारा सामाजिक अधिष्ठान, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राजनीति, संविधान, शिक्षा, ये सारी चीजें, और अपने पूर्वजों के प्रति हमारा आग्रह, उनके प्रति तिरस्कार का भाव नहीं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव नहीं, बल्कि उनके प्रति आदर और स्वीकार्यता का भाव, ये सारी चीजें या तो एक साथ स्थापित होती हैं या ये एक साथ विस्थापित हो जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका समाज तो बिल्कुल आधुनिक किस्म का हो और आपकी अर्थव्यवस्था परंपरागत किस्म की हो। आपकी अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न टाइप की हो और आपकी शिक्षा व्यवस्था जो है वो गुरुकुल की पद्धति की हो। ये संभव नहीं है। आजकल व्हाट्सएप पर चला करता है ना कि हमारे संस्कार जो है वो प्राचीन हो लेकिन हमारे विचार आधुनिक हों। ये एक मूर्खतापूर्ण बात है, ऐसा संभव नहीं होता है। जीवन की पूरी तासीर एक प्रकार की होती है, उस तासीर में किसी प्रकार के आत्म विभाजन की, किसी प्रकार के डिवीजन की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये जो भारतीय जीवन विधान है, जो हमने आपको आरंभ में ही कहा कि उसमें एक अंगांग है, इसका ये अभिप्राय है। तो ये भारतीय जीवन विधान है और उस भारतीय जीवन विधान में राजनीति की भूमिका है जिसको हमने आपके सामने रखा। अब इस प्रकार की जो राजनीतिक विधान की दृष्टि है ये हमारे सामने भंग होती है, एक विक्षोभ भी आता है हमारे जीवन में, और वो फिर कहानी कैसे आगे बढ़ती है और दोबारा से हमको उसको कैसे रिवाइव करना है, इसको भी मैं संक्षेप में आपके सम्मुख रखने की चेष्टा करूंगा। मित्रों, उदयावपात, उत्थान और पतन दुनिया की हर सभ्यता में आते हैं। दुनिया की ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जिसके दौर में उत्थान और पतन ना आया हो। ये सभ्यताओं की अपनी आंतरिक जिजीविषा होती है, उनकी जीवनी शक्ति होती है, जिसके आधार पर वो उन उत्थान और पतन के दौर में या तो विलुप्त हो जाती हैं, इतिहास की वस्तु बन जाती हैं, या क्षीण हो जाती हैं, या दोबारा से वो बाहर निकल करके अपनी उस पुनर्नवा शक्ति के बल पर अपने अस्तित्व को हासिल कर लेती हैं। इस मामले में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष दुनिया की एकमात्र ऐसी परंपरा है जिसको हम लोग एक लिविंग ट्रेडिशन या एक जीवित परंपरा कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि भारतवर्ष की सभ्यता के जीवन में भी उत्थान और पतन के दौर नहीं आए। यदि आप केवल पिछले 1 वर्ष के उत्थान और पतन के दौर को देखें तो आप देखेंगे कि लंबे समय तक हम लोग मुस्लिम शासन के अधीन रहे और उसके बाद लगभग 150-200 साल तक हम लोग ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अधीन रहे। लेकिन यहाँ पर यह विचार करते हुए हमको चलना है कि अपेक्षाकृत जो मुस्लिम शासन काल रहा वो लंबा रहा, वो बहुत आतताई भी रहा। उसने हमारे ऊपर बहुत प्रकार के अत्याचार भी किए, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, हमारे पुस्तकालयों को जलाया, उसने धर्म परिवर्तन भी किए, हिंसा की भी बहुत घटनाएं हुई, और उसने हमको कुछ इस प्रकार से भयाक्रांत किया कि जिससे हम अपने जीवन को अपने प्राइवेट स्फीयर में सीमित करने के लिए बाध्य हो गए। हम पब्लिक स्फीयर में अपने धर्म के अनुसार अपना आचरण करने में बहुत कुछ सहमे से रहे या उसमें हम सक्षम नहीं हो पाए। तो ये जो धर्म और जीवन को लेकर के प्राइवेट और पब्लिक का डिवीजन रहा वो जरूर इस्लाम ने पैदा किया, लेकिन बावजूद इसके हमारी जो अपनी जीवन की मान्यताएं थी, हमारे जो अपने जीवन के मान बिंदु थे, हमारा जो अपना वर्ल्ड व्यू था, हमारा जो अपना जीवन विधान था,
उसको लेकर के हमारे मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा, किसी प्रकार का कोई असमंजस, किसी प्रकार की कोई हीन भावना, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पूरे मुस्लिम काल में व्यक्त नहीं हुआ। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इतने सब कुछ के बावजूद भी जो भारतीय समाज का आंतरिक रस प्रवाह है इस पूरे दौर में अक्षुण्ण बना रहा। लेकिन ये जो 150-200 साल का जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, इस 150-200 साल के ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने एक दूसरे प्रकार का प्रभाव हमारे ऊपर दिखाया। महर्षि अरविंद कहते हैं कि इस प्रभाव को जानने के लिए हमको भारतीय पुनर्जागरण की समीक्षा करनी पड़ेगी, और इसीलिए उनकी पुस्तक भी है रेनेसां इन इंडिया। भारतीय पुनर्जागरण को परिभाषित करते हुए महर्षि अरविंद कहते हैं कि वस्तुतः इंडियन रेनेसां इज द एशियन एडिशन ऑफ यूरोपियन रेनेसां। जो भारतीय पुनर्जागरण है वो यूरोपीय पुनर्जागरण का एशियाई संस्करण है। ये बात अपने आप में ठीक भी है, लेकिन यहाँ हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि यूरोप ने अपनी मध्यकालीन संस्कृति और परंपरा का स्वेच्छा से त्याग करके एक इहलोकवादी, एक सेकुलर वर्ल्ड व्यू को अपने यहाँ स्वीकार किया था, जिसे हम लोग सामान्यतः पुनर्जागरण के माध्यम नाम से जानते हैं। लेकिन भारतवर्ष के ऊपर यूरोपीय उपनिवेशवाद के माध्यम से इस प्रकार के सेकुलर वर्ल्ड व्यू को यहाँ के लोगों की तासीर और मान्यता के विपरीत एक प्रकार से सुपर इम्पोज किया गया था, एक प्रकार से उनके ऊपर लादा गया, और इसकी वजह से भारतीयों का मन एक कसमसाहट, एक दुविधा और एक असमंजस का शिकार हो गया। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब ये देश आजाद होता है तो ऐसा लगता है कि ये देश आजाद होने के बाद आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन वो अपनी दिशा को लेकर के भ्रमित है, या अपनी दिशा को लेकर के वो दुविधाग्रस्त और असमंजस से भरा हुआ है। ये दुविधा और असमंजस वस्तुतः अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ पा रही है। अभी हम लोग 2020 में अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आए, NEP 2020, और ये कहा गया कि 36 साल के बाद हम लोग एक नई शिक्षा नीति लेकर के आ रहे हैं। उस नई शिक्षा नीति के जो प्रोविजंस हैं उनसे विद्यार्थियों को या शिक्षाविदों को परिचित कराने के लिए पूरे देश में बड़े पैमाने पर आयोजन भी किए गए। लेकिन मित्रों, हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि किसी भी देश के इतिहास में, और भारतवर्ष जैसी एक दीर्घकालीन परंपरा के इतिहास में 36 और 40 सालों का कोई महत्व नहीं होता, और इस हमको 30-30, 35-35 या 40-40 साल पर अपनी शिक्षा नीति को बदलने की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। शिक्षा नीतियां कोई पुल और सड़क बनाने की नीतियां नहीं हुआ करती कि हर 10-12 साल में हम उसमें परिवर्तन कर दें। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा नीति का संबंध उसके राष्ट्रीय जीवन के साथ, उसके जीवन के सनातन संदर्भों के साथ जुड़ा रहता है, और यदि ऐसी स्थिति में हमको बार बार अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये इस बात का भी द्योतक है कि हम किसी बहुत ही गंभीर नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संकट में फंसे हुए हैं। वी आर फेसिंग ए वेरी डीप मॉरल, इंटेलेक्चुअल एज वेल एज स्पिरिचुअल क्राइसिस। ये भी हमको इस बात को समझ लेना चाहिए। इस पूरे प्रकरण को एक पुस्तक के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। विपिन चंद्रपाल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। विपिन चंद्रपाल की एक बहुत छोटी सी किताब है द सोल ऑफ इंडिया। उस सोल ऑफ इंडिया नाम की किताब में विपिन चंद्रपाल अपने एक नौजवान अंग्रेज मित्र को तत्कालीन भारतवर्ष की मनोदशा के बारे में बताते हैं, और वो कहते हैं कि तत्कालीन भारतवर्ष की जो मनोदशा निर्मित हुई है उसके मूलतः 3 कारण या 3 कारक हैं। पहला कारण तो यह है कि भारतवर्ष में अंग्रेजों के आने के साथ साथ जो अंग्रेज अधिकारी भारतवर्ष में आए और जिस तरीके से उन्होंने प्रशासनिक स्किल्स यहाँ पर स्थापित की, उसका भी भारतीयों की मनोदशा पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा। इन अफसरों ने, जो 26-26, 27-27 साल के अंग्रेज लड़के होते थे, ICS की परीक्षा पास करके भारत में आते थे, और उन्होंने अपनी शिक्षा या अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से गणना की संस्कृति, सर्वे की संस्कृति, नाप जोख और तौल का एक विचार, जिसे आजकल हम लोग लॉजिस्टिक और प्रोटोकॉल कहते हैं, ये सब कुछ चीजें उन्होंने अपने प्रशासन में प्रयुक्त की। और आप जानते होंगे कि इन लड़कों ने या इन ICS अधिकारियों ने हर जिले के गजेटियर्स लिखे, और इन गजेटियर्स में आप देखेंगे कि उन जिलों की बहुत ही विस्तृत और बहुत ही गहरी पैमाइश भी इन्होंने की है। इन्होंने ये भी किया कि उन गजेटियर्स में अपने अपने जिलों का लैंडस्केप क्या है, वहाँ का मौसम क्या है, वहाँ की जलवायु क्या है, वहाँ की वृक्ष वनस्पतियाँ कैसी हैं, वहाँ के जीव जंतु कैसे हैं, वहाँ के तीज त्योहार खान पान कैसे हैं, वहाँ के लोगों का स्वभाव कैसा है, उनके वस्त्र आभूषण कैसे हैं, और वहाँ पर अपराध कैसे होते हैं, और अपराधियों के अपराध करने के तरीके कौन कौन से हैं। इन सारी चीजों का बहुत ही विशद उन्होंने वर्णन किया है। उनके गीत गान और नृत्य कौन से हैं, उनके महाकाव्य कैसे हैं, उनके शास्त्र कैसे हैं, उनकी अपनी
संस्कृति, तो आप देखेंगे कि अभी तक हमारे अपने जीवन विन्यास के ऊपर एक गहरा प्रभाव है। दूसरा मित्रों, आप देखेंगे उन्होंने कहा कि जो ईसाई मिशनरी भारतवर्ष में आए, उन्होंने अपनी बौद्धिक निर्मिति के आधार पर भारतवर्ष के धार्मिक प्रतीकों और धार्मिक मान्यताओं के ऊपर अपने विचार बनाने शुरू किए। और कई बार आज भी आप देखते हैं, चाहे शंकर जी को लेकर के, चाहे दुर्गा को लेकर के, चाहे काली को लेकर के, चाहे शिवलिंग को लेकर के, चाहे हनुमान जी को लेकर के, कई बार ऐसी असहज टीका टिप्पणियां ये लोग कर देते हैं जिसकी वजह से हम लोग असहज हो जाते हैं। और तीसरा, विपिन चंद्रपाल ने अपनी इस किताब द सोल ऑफ इंडिया में, सोल माने आत्मा, SOUL, सोल ऑफ आत्मा में ये बताया कि सबसे बड़ा प्रभाव जो भारतवर्ष पर पड़ा वो उन विचारकों का पड़ा जो विचारक भारतवर्ष में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आने के कारण भारतवर्ष के बारे में इच्छुक हुए या भारतवर्ष के बारे में जिनकी रुचि बढ़ी। और आप लोग अगर राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी या दूसरे भी समाज विज्ञानों के विद्यार्थी हैं तो आप लोगों ने डनिंग का नाम, विलोबी का नाम, बार्कर का नाम, मॉन्टेस्क्यू का नाम, हिगेल का नाम, इन सभी विचारकों का नाम आपने सुना होगा। इन सभी विचारकों ने जिस प्रकार की विचार दृष्टि को जानने समझने के अभ्यस्त थे, जो उनका मानसिक विन्यास था, जो उनका अपना इंटेलेक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन था, उसके हिसाब से भारतवर्ष को जानने और समझने की कोशिश की। और इन्होंने बड़ी विचित्र प्रकार की टिप्पणियां की। इन्होंने कहा कि भारतवर्ष में एक तो हर चीज में धर्म का प्रवेश है, धर्म हर व्यवस्था को यहाँ आच्छादित किए हुए है। यहाँ समझ में नहीं आता कि राज्य की सीमा कहाँ शुरू होती है और धर्म की सीमा कहाँ समाप्त होती है, या राज्य कहाँ तक है, समाज कहाँ तक है, विधि का क्षेत्र कहाँ तक है और नैतिकता का क्षेत्र कहाँ तक है। ये सारी चीजें वस्तुतः आपस में घुली मिली हैं। और ये जो एमलगमेशन है, इस एमलगमेशन का मूल कारण जो है ये है कि ये सारी संस्थाएं वस्तुतः धर्म के आगोश में लिपटी हुई हैं या धर्म के अंदर वस्तुतः ये उलझी हुई हैं। तो इसलिए यदि आपको राज्य का सम्यक स्वरूप समझना है, यदि आपको विधि का सम्यक स्वरूप समझना है, यदि आपको समाज का सम्यक स्वरूप समझना है, तो आपको आधुनिक पश्चिम की तरफ ही देखना पड़ेगा, आपको उन्हीं का मुखापेक्षी होना पड़ेगा। मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारक ने कहा कि भारतवर्ष अपने आप में गर्म जलवायु का देश है और इसलिए भारतवर्ष के ऊपर यदि शासन करना है तो किसी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि एक अथॉरिटेरियन तरीके से, एक सर्वाधिकारवादी तरीके से ही इस प्रकार की जलवायु में रहने वाले लोगों के ऊपर शासन किया जा सकता है। या भारतीय जीवन विधान को एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन कह करके मार्क्स ने जिस प्रकार से इसकी विवेचना की, इन सब से हम लोगों को परिचित होना चाहिए। मित्रों, ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी भी समाज और संस्कृति के ऊपर एक साथ इतने आरोप लगा दिए जाएं और उनका जवाब वहां से न मिले। तो भारत में ये जो ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपनी मति और अपनी दृष्टि के आधार पर भारतवर्ष की समाज रचना या अर्थ रचना या यहाँ के विधान को समझने की कोशिश की, इनका उत्तर भी भारतवर्ष के अंदर से मिला। ये जो विचारक थे इनको सामान्यतः हम लोग ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, प्राच्यवादी विचारक कहते हैं। और इनके आरोपों का जो जवाब दिया गया, उन आरोपों का जवाब देने वाले विचारकों को हम लोग सामान्यतः राष्ट्रवादी विचारक कहते हैं, जिसमें हम लोग पूर्णेंदु नारायण सिंह को रख सकते हैं, उसमें हम लोग आरजी भंडारकर को रख सकते हैं, उसमें आगे चल करके हम लोग केपी जायसवाल को रख सकते हैं, UN घोषाल को रख सकते हैं, ए सालतेकर को रख सकते हैं, RC मजूमदार को रख सकते हैं, इस तरीके से। तो ऐसे लोगों ने इन लोगों के सवालों का जवाब देने की कोशिश की। इन लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि भारतवर्ष में धर्म के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में तो बहुत उन्नति हुई, लेकिन ऐसे जीवन के पक्ष जिनका दैनंदिन जीवन से संबंध है, राज्य के संबंध में, संस्थाओं के संबंध में, संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में या व्यापार और बिजनेस के संबंध में, इस प्रकार की जो दैनंदिन उपयोग की चीजें हैं, जो व्यवहारिक जगत से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसके बारे में कोई विचार नहीं हुआ। ये भी भारतवर्ष के ऊपर एक आरोप था। लेकिन 1906 में आप जानते हैं कि एक वृद्ध ब्राह्मण ने मैसूर के पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर श्याम शास्त्री को कौटिल्य के अर्थशास्त्र की एक हस्तलिखित पांडुलिपि प्रस्तुत की। श्याम शास्त्री जो स्वयं कई भाषाओं के विद्वान थे, उन्होंने इस पांडुलिपि का जब अंग्रेजी में अनुवाद किया, तब लोगों का ये भ्रम टूटा कि भारतवर्ष में केवल काव्य और कला और अध्यात्म और संस्कृति इत्यादि के बारे में ही बात हुई है, बल्कि वो लोग तब जान पाए कि भारतवर्ष में राज्य के बारे में, पुरुष स्त्री संबंध के बारे में, परिवार व्यवस्था के बारे में, संपत्ति के हस्तांतरण के बारे में, या फिर व्यापार वाणिज्य के बारे में, इत्यादि इत्यादि जो अन्य शब्द हैं, प्रशासन के बारे में, संस्थाओं की निर्मिति के बारे में, इन विषयों पर भी बहुत व्यापक विचार विमर्श हुआ है, तब उनकी मान्यता टूटती है। लेकिन मित्रों, इस बीच में एक चीज और भी होती है कि जब हम अपने
किसी विरोधी को उत्तर दे रहे होते हैं तो उत्तर देने में कई बार हम लोग अतिशय आवेग में या अतिशय उत्साह में कुछ ऐसी चीजें भी हम लोग बताने लगते हैं जो वस्तुतः हमारी परंपरा में या तो थी नहीं या उस रूप में नहीं थी। जैसे कि इन विचारकों ने यह भी कहना शुरू किया कि भारतवर्ष में जो है इतिहास बोध था। तो भारतवर्ष में निश्चित रूप से इतिहास बोध था, लेकिन भारतवर्ष का इतिहास बोध उस प्रकार का इतिहास बोध नहीं था जिस प्रकार आधुनिक इतिहास की दृष्टि है। आधुनिक इतिहास की क्या दृष्टि है, भारतीय इतिहास की क्या दृष्टि है, इसको बताने में बहुत समय लगेगा। इसको हम लोग आगे कभी विस्तार से समझ सकते हैं। केवल आप लोग इतना समझ लीजिए कि आधुनिक इतिहास वस्तुतः तथ्यों और तथ्यों के संग्रह पर विश्वास करता है, जबकि जो पारंपरिक भारतवर्ष की इतिहास दृष्टि है वो तथ्यों के विवरण के साथ साथ जो राष्ट्रीय चरित्र है, जो किसी भी राष्ट्र की क्यूमुलेटिव नेशनल कैपिटल होती है, उसके सामंजस्य पर भरोसा करता है। और इस विषय का विस्तृत विवेचन करने के लिए आप लोगों को कुछ पश्चिमी विचारकों को भी देखना चाहिए और कुछ भारतीय विचारकों को भी देखना चाहिए। पश्चिमी विचारकों में इतिहास की क्या पारंपरिक दृष्टि है और आधुनिक दृष्टि के क्या दोष हैं, इसके लिए आप लोगों को आरजी कॉलिंगवुड की किताब द आइडिया ऑफ हिस्ट्री को देखना चाहिए। आप लोगों को एरिक वोगलिन, जो 20वीं शताब्दी का एक बड़ा विचारक हुआ है, उसकी 5 खंडों में किताब है ऑर्डर एंड हिस्ट्री, इसको आपको देखना चाहिए। इसी तरीके से ओसवाल्ड स्पेंगलर की किताब द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट को देखना चाहिए। ये सभी विचारक इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि इतिहास की पारंपरिक और आधुनिक दृष्टि क्या है। इसी तरीके से आपको श्री अरविंद की पुस्तक द रेनेसा इन इंडिया को देखना चाहिए, या भारतीय और जो पाश्चात्य जीवन दृष्टि है उसके बीच के फर्क के ऊपर आचार्य रामनाथ सुमन, हिंदी के एक बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी इस बात को सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल दृष्टियों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो इनका भी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरीके से इन विचारकों ने यह भी कहना शुरू किया कि भारतवर्ष में भी विज्ञान की बड़ी समुन्नत अवस्था थी। निश्चित रूप से भारतवर्ष में विज्ञान की बहुत समुन्नत अवस्था थी, लेकिन आधुनिक विज्ञान की दृष्टि और परंपरागत विज्ञान की दृष्टि में भी अत्यंत मूलभूत अंतर है। आधुनिक विज्ञान वस्तुतः जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि अनमीडिएटेड यूनिवर्सल नोवेबिलिटी, यानी मनुष्य और सत्ता यानी प्रकृति, इन दोनों की समझ के बीच में किसी तीसरी सत्ता की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करता। वो ये मानता है कि मनुष्य का जो विवेक है, जो उसकी रैशनैलिटी है, वो अपने आप में इतनी समर्थ है कि वो जीवन के रहस्यों को समझ जाएगी। जबकि परंपरा में सृष्टि की संरचना में ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति ये त्रिआयामी संबंध माने गए हैं, और इसीलिए जो मैन गॉड रिलेशनशिप है उसको रेफरल पॉइंट माना गया है, ये जानने के लिए कि मैन का रिलेशन और मैन और नेचर का रिलेशन क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ये जो जिसे हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं, इस पुनर्जागरण की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि इसने इस त्रिपुटी में से जो गॉड की पोजीशन है, जो पोजीशन ऑफ गॉड है, उसको एक प्रकार से डिस्प्लेस कर दिया, और इसलिए मैन और मैन नेचर केवल यही 2 प्रकार के संबंध बचते हैं। और इसलिए ये मनुष्य को एक प्रकार से आधुनिकता जिसे हम लोग कहते हैं, या पुनर्जागरण हम लोग जिसे कहते हैं, सेकुलर वर्ल्ड व्यू जिसे हम कहते हैं, ये मनुष्य को अधिकार दे देती है कि उसे किसी भी ट्रांसेंडेंटल, किसी ट्रांसटेम्पोरल, किसी स्पिरिचुअल, किसी डिवाइन अथॉरिटी की, किसी शास्त्र की, किसी धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं अपनी बुद्धि के आधार पर प्रकृति और प्रकृति की गत्यात्मकता का विवेचन कर सकता है और उसके साथ अपने संबंधों को बना सकता है या उसकी कोई रिपेयरिंग कर सकता है। दूसरी जो आधुनिक विज्ञान की विशेषता है वो ये है जिसको हम लोग पॉजिटिविज्म कहते हैं। आधुनिक विज्ञान ये मानता है कि केवल आधुनिक विज्ञान की जो प्रेक्षणात्मक पद्धति है, जो उसका ऑब्जर्वेशनल मेथड है, केवल उसी से हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। आधुनिक विज्ञान की जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, केवल इसी से समझी गई चीजों की कॉग्निजेंस ली जानी चाहिए, केवल उन्हीं को संज्ञान में लिया जाना चाहिए, अन्य किसी विधि से प्राप्त ज्ञान का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाना चाहिए या उसको संज्ञान में नहीं लिया जाना चाहिए। ये आधुनिक विज्ञान की एक मान्यता है, जबकि पारंपरिक विज्ञान की इस प्रकार की मान्यता नहीं है। और इसी तरीके से जो आधुनिक विज्ञान की एक तीसरी मान्यता है, जिसका परिणाम इस समय पूरी सृष्टि भुगत रही है, उसे हम लोग अंग्रेजी में इनडेफिनिट कॉरिजिबिलिटी या अनंत संशोधनीयता का सिद्धांत कहते हैं। विज्ञान लगातार अपनी मान्यताओं पर शोध करता रहता है, उसमें संशोधन करता रहता है, लेकिन इस शोध और संशोधन के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोगों को या सभ्यता और समाज को भुगतनी पड़ जाती हैं, जिसके बहुत ही लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिसके बहुत ही दीर्घकालिक परिणाम होते हैं, और उसके बारे में हम लोगों को ज्यादा यहाँ विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल साइंस में जिस प्रकार से दवाओं का ट्रायल और दवाओं का एक्सपेरिमेंटेशन होता है, उसके माध्यम से आप ये अनंत संशोधनीयता का जो सिद्धांत है मॉडर्न साइंस का, आप इसको समझ सकते हैं।
जबकि भारतीय परंपरा में आप देखेंगे, इसको महर्षि अरविंद ने भी इस बात को कहा कि भारतीयों ने जीवन और जगत के रहस्यों को जानने के लिए बहुत दूर तक प्रयास किया और उसमें अपनी बहुत बुद्धि लगाई, लेकिन इतना करने में कभी भी उन्होंने अपने केंद्र का विस्मरण नहीं किया, और वो केंद्र का स्मरण वस्तुतः उसका अध्यात्म है। अध्यात्म शास्त्र हमेशा भारतीयों के केंद्र में रहा। तो ये जो भारतीयों की विज्ञान दृष्टि है और ये जो आधुनिक पश्चिमी विज्ञान दृष्टि है, इनके बीच के अगर आपको फर्क को देखना है तो आपको महर्षि अरविंद को तो पढ़ना ही चाहिए। साथ साथ आप लोगों को एक फ्रांसीसी विचारक है रेने गेनो, उसकी एक किताब है द क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, और इस क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड नाम की किताब का जो चौथा चैप्टर है सेक्रेड एंड प्रोफेन, इसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। जो लोग हिंदी में इस लेख को पढ़ना चाहते हैं उनको गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाले कल्याण के 24वें वर्ष के विशेषांक हिंदू संस्कृति अंक को पढ़ना चाहिए, जिसमें इस लेख को विद्या और विज्ञान के नाम से प्रकाशित किया गया है। इस लेख का अनुवाद शिव शरण नाम के एक फ्रांसीसी विचारक ने किया है। उसने शिव शरण अपना नाम रख लिया था, उसका मूल नाम एला दानिएलू। तो रेने गेनो की एक किताब, और रेने गेनो की एक दूसरी किताब है ईशन, यानी अंधविश्वास के रूप में विज्ञान। हर चीज को हम विज्ञान की दृष्टि से सिद्ध करने की आज कोशिश कर रहे हैं। हमारे सारे विषय आजकल विज्ञान कहला रहे हैं, समाज विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि। और हम जो कुछ भी धारण करते हैं, जैसे हम मान लीजिए शिखा धारण करते हैं, चंदन लगाते हैं, तो इनका भी हम वैज्ञानिक कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम पीपल में जल देते हैं तो उसका वैज्ञानिक कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं तो तर्पण करने के हम वैज्ञानिक कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मेटाफिजिकल स्टेटस की चीजें हैं, उनको भी हम फिजिकल साइंस के माध्यम से जो जानने की कोशिश कर रहे हैं, विज्ञान का जो ये प्रभाव है, इसकी विवेचना करने के लिए ये दो पुस्तकें हमने आपको बताई। इसके अतिरिक्त यदि आप और विस्तार से इस विषय को देखना चाहें कि किस तरीके से जो एपिस्टेमोलॉजी और कॉस्मोलॉजी है, जो ज्ञान मीमांसा और सृष्टि मीमांसा है, उसके बीच का संबंध कैसे कैसे बदलता रहा है सभ्यताओं में, तो उसकी पारंपरिक दृष्टि क्या है और आधुनिक दृष्टि क्या है, तो इसके लिए आप लोगों को प्रोफेसर सैयद हुसैन नस्र की किताब मैन एंड नेचर को पढ़ना चाहिए। इसको और विस्तार से जानने के लिए आप लोगों को एक पश्चिमी विचारक जिसका नाम आप लोग वैसे जानते हैं, आर्थर कोएस्लर की किताब स्लीप वॉकर्स को पढ़ना चाहिए। और विशेष रूप से जो गैलीलियो वाला प्रश्न है, जिसने एक प्रकार से आधुनिक विज्ञान की मान्यताओं को हमारे बीच में स्थापित किया, इस गैलीलियो वाले प्रश्न को अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो इसके लिए आप लोगों को ओवेन बारफील्ड की किताब सेविंग द अपीयरेंसेस को पढ़ना चाहिए। और ये जो पूरा जो ये आधुनिक विचार दृष्टि बनी है, कैसे पारंपरिक विचार दृष्टि के बदलने से आधुनिक विचार दृष्टि बनती है, न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी, समाज के क्षेत्र में भी, कला कौशल के क्षेत्र में भी, भाषा शास्त्र के क्षेत्र में भी। यदि आपको सांगोपांग रूप से इस पूरे विषय को पढ़ना है तो आप लोगों को जॉन हरमन ड्रेंडल जूनियर की किताब द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न माइंड को पढ़ना चाहिए। ये वो चीजें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि भारतवर्ष में वस्तुतः विज्ञान और इतिहास की क्या दृष्टि है, या किसी भी सम्यक परंपरा में, मिडवल क्रिश्चियन ट्रेडिशन में, ग्रीको रोमन ट्रेडिशन में, अरेबिक ट्रेडिशन में, चाइनीज ट्रेडिशन में, वहां पर सृष्टि और विज्ञान की क्या परिभाषा है और आधुनिक विज्ञान की क्या परिभाषा है। इन सब चीजों को जानने के लिए आप लोगों को यथासंभव इन शास्त्रों और इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इसी तरीके से इसी समय आप देखेंगे कि जब ये राष्ट्रवादी विचारक इन ओरिएंटलिस्ट विचारकों का जवाब दे रहे थे, भारतवर्ष में विश्वविद्यालयों का उदय होता है। और भारतवर्ष में जो विश्वविद्यालयों का उदय होता है तो उससे तीन प्रकार की विचारधाराओं का प्रवेश होता है। एक जिसे आप लोग सोशियोलॉजिकल अप्रोच कह सकते हैं, दूसरा आप लोग इसे एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच कह सकते हैं, और तीसरा आप लोग इसे मार्क्सियन अप्रोच कह सकते हैं, यानी समाजशास्त्री उपागम, नृशास्त्रीय उपागम और मार्क्सवादी उपागम। ये तीनों उपागम आधुनिक विश्वविद्यालयों के विद्या विमर्श को तभी ही नहीं बल्कि आज तक आच्छादित किए हुए हैं। जितने प्रकार की चीजें आप लोग भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, जिन विषयों पर आप शोध करते हैं, आप देखेंगे कि इसी प्रकार की दृष्टि जो है समूचे हमारे शोध विमर्श और विद्या विमर्श को आज भी आच्छादित किए हुए हैं। समाजशास्त्री, नृशास्त्री और मार्क्सवादी अप्रोच। इसके भी यहाँ पर बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक एक विषय पर जो है एक एक स्वतंत्र व्याख्यान दिया जा सकता है।
इसके इसके प्रतिवाद स्वरूप जब ये तीनों प्रकार की, चारों प्रकार की चीजें आपके सामने आ गई, ओरिएंटलिस्ट अप्रोच आ गई, नेशनलिस्ट अप्रोच आ गई, और सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल और मार्क्सियन अप्रोच आ गई भारतीय जीवन दृष्टि और विधान को समझने के लिए, तो उसी समय स्वाधीनता आंदोलन के समय से ही ऐसे भी कुछ विचारक सक्रिय रहे जिनकी मुख्य चिंता यह थी कि भारत को राजनीतिक स्वाधीनता मिलने के बाद भारतवर्ष की विचार दृष्टि क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी। और उसमें यदि आप लोगों को ठीक से पढ़ना है, अगर विशेष रूप से यदि आप भारत की राजनीतिक दृष्टि को ही, या आप भारत में राजनीति की संकल्पना क्या रही उस दृष्टि से भी अगर आपको पढ़ना हो, तो आप लोगों को सबसे पहले महात्मा गांधी के हिंद स्वराज को समझना चाहिए। महात्मा गांधी एक ऐसे विलक्षण विचारक हैं जिनको अपने समय की संगति और विसंगति को पहचानने की बहुत ही विलक्षण अंतर्दृष्टि प्राप्त है। अपने समय के प्रवाह के विरुद्ध भी जाकर के जिस बात को वो सच समझते हैं उसको कहने का अप्रतिम साहस उनके अंदर विद्यमान है, और जिस बात को वो सही समझते हैं उसका अपने ऊपर प्रयोग करने का एक विलक्षण जिजीविषा भी उनके अंदर विद्यमान है, एक अदम्य जिजीविषा भी उनके अंदर विद्यमान है। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वस्तुतः आधुनिक यूरोपीय समाज की जितनी भी आत्ममुग्धकारी उपलब्धियां हैं उनको वो एपिस्टेमोलॉजिकली या ज्ञान मीमांसा के स्तर पर रिजेक्ट करते हैं। इसके भी कभी विस्तार में हम लोग अलग से जाकर के चर्चा कर सकते हैं। 1909 में उनकी किताब आती है हिंद स्वराज, जिसको उन्होंने इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका वापस जाते हुए किल्डोन एंड कैसल नामक एक पानी के जहाज पर 10 दिन में लिख दिया था। एंथनी परेल जो गांधी के बड़े अध्येता हुए, उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज एंड अदर राइटिंग्स में लिखा है कि जब गांधी का दाहिना हाथ थक जाता था तो वो बाएं हाथ से लिखने लगते थे। इस किताब को लिखने के लिए गांधी जी इतने व्यग्र थे। 1909 में ही एक और किताब आती है आनंद कुमार स्वामी की किताब। आनंद कुमार स्वामी ऐसे विलक्षण विचारक रहे हैं जिन्होंने वस्तुतः भारतीय कला शास्त्र पर, भारतीय तत्वशास्त्र पर और भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रश्नों पर एक साथ विचार किया है, और तीनों ही क्षेत्रों में उनकी विचार की जो दृष्टि है उसमें आपको एक सूत्रता और एक रूपता दिखाई देती है। आनंद कुमार स्वामी की जो मुख्य पुस्तक है जिसके आधार पर आप राजनीति के सम्यक संकल्प को समझ सकते हैं, वो उनकी 2-3 किताबें हैं। पहली किताब एसेज इन नेशनल आइडियलिज्म जो 1909 में आती है। इसके अतिरिक्त उनकी किताब आर्ट एंड स्वदेशी का आप अवलोकन कर सकते हैं। उनकी किताब स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड टेम्पोरल पावर का आप अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि उनकी आपको तत्वशास्त्रीय और कलाशास्त्रीय अन्य मान्यताओं का परीक्षण करना हो तो आप उसमें क्रिश्चियन एंड ओरिएंटल फिलॉसफी ऑफ आर्ट देख सकते हैं। आप उसमें फिगर ऑफ स्पीच एंड फिगर ऑफ थॉट को देख सकते हैं। आप उनकी किताब टाइम एंड एटर्निटी को देख सकते हैं, या आप उनकी किताब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू आर्ट को देख सकते हैं। इसी तरीके से ईस्ट एंड वेस्ट एंड अदर एसेस नाम की भी उनकी किताब है जिसमें उनके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। आनंद कुमार स्वामी के बाद जो अगला नाम आता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राजनीति में जो राष्ट्रीयता का प्रश्न है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास जो राष्ट्रीयता का उभार आ रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ अपने भाषण दिए भारत में, जापान में और इंग्लैंड में। उन भाषणों को नेशनलिज्म के नाम से ही संग्रहित किया गया है। उन भाषणों में भी आप रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पैरोकियल नेशनलिज्म है और जो एक उदात्तवादी राष्ट्रीय भावना है, उन दोनों के बीच के फर्क को देख सकते हैं। उसी समय आप देखेंगे एक नया नाम है आप लोगों के लिए हो सकता है केसी भट्टाचार्य, कृष्णचंद्र भट्टाचार्य। कृष्णचंद्र भट्टाचार्य हावड़ा में एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे और अपने विद्यार्थियों को एक प्रिंसिपल के रूप में एड्रेस करते हुए उन्होंने जो व्याख्यान दिया वो एक छोटे से पैम्फलेट के रूप में प्रकाशित हुआ है, इंटरनेट पर आपको आसानी से मिल जाता है। स्वराज इन आइडियाज, हम कितना अपनी परंपरा को माने और युगानुकूल हम उसमें कितना परिवर्तन करें, उनके बीच में सेंस ऑफ प्रोपोर्शन हम कैसे तय करें, इस एमलगमेशन के प्रश्न को केसी भट्टाचार्य अपने इस 10-12 पेज के पेपर में बहुत ही विलक्षण तरीके से हमारे सामने रखते हैं। इसी बीच में जैसे हमने आपको बताया कि 1921 में बद्री शाह की किताब आती है दैशिक शास्त्र। दैशिक शास्त्र पुस्तक को उन्होंने गांधी जी को समर्पित किया है और गांधी जी ने इस किताब के बारे में लिखा है कि पहले तो मैं इसके शीर्षक को देख करके समझ नहीं पाया कि इसका प्रतिपाद्य विषय क्या होगा, लेकिन जब मैंने आद्योपांत पुस्तक को पढ़ा तो मेरा यह पूरा विश्वास है कि यदि आपको उपनिषदों और गीता के प्रश्न को राजनीति की भाषा में समझना है तो आपको दैशिक शास्त्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन भी विद्यालयों में राजनीति को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है वहां पर इस पुस्तक का पठन पाठन अनिवार्य कर देना चाहिए। बद्री शाह ने स्वतंत्रता क्या है, स्वराज्य क्या है, जाति क्या है, चिति क्या है, विराट क्या है, अभ्युदय क्या है, अर्थ क्या है, इन सारे प्रश्नों पर बहुत विस्तार से इस पुस्तक में विचार किया है।
इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, अगर आपको इन सारे ग्रंथों के अलावा केवल एक ग्रंथ के माध्यम से आपको भारत में राजनीति, समाज या अर्थनीति की संकल्पना को समझना है, तो महर्षि अरविंद की पुस्तक है द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, या भारतीय संस्कृति के आधार। दोनों ही भाषाओं में ये किताब आपको किसी भी अच्छी लाइब्रेरी में उपलब्ध हो जाएगी। वस्तुतः महर्षि अरविंद के सामने एक अंग्रेज ने सवाल खड़ा कर दिया कि इज इंडिया सिविलाइज्ड, क्या भारत सभ्य है? विलियम आर्चर नाम के इस अंग्रेज के इस सवाल का जवाब देने के लिए बहुत ही विस्तार पूर्वक श्री अरविंद ने इस किताब को लिखा। इस एक किताब के एक प्रकार से 5 खंड हैं। पहले खंड में उन्होंने भारतीय जीवन के केंद्र बिंदु यानी भारतीय आध्यात्मिकता के लक्षणों की समीक्षा की है। दूसरे भाग में उन्होंने इस आध्यात्मिकता को धारण करने वाले धर्म की समीक्षा की है। तीसरे खंड में उन्होंने वस्तुतः उस भारतीय समाज की मीमांसा की है जिस भारतीय समाज में इस प्रकार की धर्म को धारण करने की शक्ति या उसका कौशल विद्यमान है। उसके चौथे खंड में उन्होंने भारतीय कला दृष्टि, उसमें चित्रकला भी है, उसमें वास्तुकला भी है, उसमें संगीत कला भी है, उसमें सारी ललित और व्यवहारिक कलाएं हैं जिनकी उन्होंने भारतीय अर्थनीति के रूप में मीमांसा की है। और उसके अंतिम भाग में उन्होंने भारतीय राजनीति और प्रशासन तत्व की मीमांसा की है। अभी हमने आपको भारतीय जीवन दृष्टि में ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे के साथ अंतर्गुम्फित हैं, कैसे एक दूसरे में आप्लावित हैं, कैसे एक दूसरे के साथ परस्परावलंबित हैं, इसकी चर्चा की। बिल्कुल इसी दृष्टि से महर्षि अरविंद ने अपनी इस किताब को देखा है, अपनी इस किताब की रचना की है। आप लोगों को समय निकाल करके भारतीय जीवन विधान को या भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के लिए महर्षि अरविंद की इस पुस्तक द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर या भारतीय संस्कृति के आधार नाम की इस पुस्तक को देखना चाहिए। और आजादी के बाद आप कह सकते हैं कि आखिरी ऐसे गंभीर विचारक दीनदयाल जी उपाध्याय हुए जिन्होंने अप्रैल 1965 में बंबई में अपने 4 भाषण दिए, 25 से 28 अप्रैल के बीच में। और उन्होंने उसमें पहले ये बताने की कोशिश की है कि जो पश्चिमी लोकतंत्र है और जो भारतीय राजनीतिक विधान है उसमें क्या अंतर है। उन्होंने चिति और विराट का प्रश्न भी उठाया है। उन्होंने वस्तुतः गांधी और तिलक के भी प्रश्न को उठाया है। और उन्होंने जो कंटेम्प्रेरी जो इकोनॉमिक सिनेरियो है, जो समकालीन आर्थिक परिवेश है, उसमें हमको अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे खड़ा करना है, अपने उस भारतीय जीवन विधान को कैसे दोबारा से सशक्त करना है, इसकी एक गहरी मीमांसा की है। ऐसे विद्यार्थियों को जिनको अपनी कोई सिनॉप्सिस लिखनी हो, कोई पेपर लिखना हो, कोई थीसिस लिखनी हो, और ऐसे शिक्षकों को जिनको इन क्षेत्रों में अपने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना हो, दीनदयाल जी के इन 4 भाषणों को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। कैसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही कालानुक्रम को ध्यान रखते हुए और बहुत ही सुगठित तरीके से किसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है। दीनदयाल जी के भाषण अपने आप में इस दृष्टि से अनुपम है। तो ये कुछ इस प्रकार की चीजें हैं जिनको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और इन विचारकों के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि वस्तुतः भारत में राजनीति की मूल संकल्पना क्या है। भारत में वस्तुतः राष्ट्र को उद्दीप्त राज्य कहा गया है। जो प्रदीप्त राज्य है, राज्य की जो प्रदीप्ति है, जो उसके सांस्कृतिक वैभव से आती है, उसी को राष्ट्र कहा गया है। जब सारी अपनी बुद्धि लगा करके पश्चिमी विचारक राष्ट्र को परिभाषित नहीं कर पाए, तो उन्होंने भी कह दिया कि राष्ट्र वस्तुतः एक मनोवृत्ति का नाम है, एक मनस्थिति का नाम है, जिससे हमारे यहाँ कहा गया कि वस्तुतः राष्ट्र जो है वो प्रदीप्त राज्य है। राज्य को जो सत्य, न्याय और शास्त्र का प्रकाशित करता है, उससे भी राष्ट्र की संकल्पना हमारे यहाँ चरितार्थ होती है। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि वो भूमि, वो धरा जिसके साथ हमारा मातृसम ममत्व होता है, वो हमारे लिए राष्ट्र है। इसी को तीसरी दृष्टि से कहा गया है कि भारत में राष्ट्र और ग्राम ये दोनों समानार्थी माने गए हैं। यानी वो भूमि जहां पर हमको सहज प्रशांति प्राप्त होती है, उसको वस्तुतः हमारे यहाँ राष्ट्र कहा गया है, जो ग्राम में भी दिखाई देता है। और भारतवर्ष में जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो परिवार की संस्था हो और परिवार की संस्था में गृहपति हो, चाहे वो समाज की संस्था हो, समाज की संस्था में आचार्य या कुलपति हो, या वो राज्य की संस्था हो जिसके अधिपति के रूप में नृपति या राजा हो, उन तीनों में आपको एक तात्विक एकता विद्यमान होती हुई दिखाई देती है। और इस बात को यदि आप और विस्तार से देखना चाहें दूसरी परंपराओं में, तो आपको A.O. लवजॉय की किताब द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग को देखना चाहिए। द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग बाइबल का एक फ्रेज है, और इसके माध्यम से बताते हैं कि जीवन को निर्धारित करने में जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सामाजिक संस्थाओं की क्या भूमिका है। यदि उन सामाजिक पारिवारिक संस्थाओं, मूल्यों, मर्यादाओं से व्यक्ति का जीवन यदि अनुशासित नहीं है, तो अकेले राज्य की संस्था मनुष्य को अनुशासित नहीं कर सकती। तो ये कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। हमको इस बात को भी समझना चाहिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो मूल्य हैं
उन मूल्यों का क्या अभिप्राय है, या उन स्वतंत्रता, समानता या लोकतंत्र या संप्रभुता या न्याय का भारतीय संदर्भ में क्या अभिप्राय है। हमको ये भी समझना चाहिए कि जिस प्रकार से हम लोग गीता का, आयुर्वेद का या शास्त्रीय संगीत का या योग का वैश्वीकरण कर रहे हैं, क्या वो विश्व की अन्य लोगों के लिए उतना ही उपादेय है या उनका हमारे जीवन के साथ कोई अन्य प्रकार का गंभीर रिश्ता है। हमको ये भी समझना चाहिए कि भारत में एक साथ धर्म और अध्यात्म ये दोनों परंपराएं चलती हैं, जहां एक तरफ ये माना गया कि रिलीजन इज द व्हीकल टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज द अल्टीमेट कल्मिनेशन ऑफ रिलीजियोसिटी, वहीं यह भी माना गया है कि सामान्य जन के लिए भारत में धर्म का मार्ग है, लेकिन जो एलिवेटेड सोल हैं उनके लिए इस धर्म के मार्ग का अतिक्रमण करके सीधे सीधे आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त करने की भी संभावना विद्यमान है, जिसमें हम लोग रामकृष्ण परमहंस को रख सकते हैं, जिसमें हम लोग रमन महर्षि या शंकराचार्य को रख सकते हैं। तो धर्म और अध्यात्म की जो भूमि है, किस भूमि पर खड़े होकर के हम कौन सी बात कह रहे हैं, इसका अपने आप में बड़ा महत्व होता है और इसको गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। भारत में भेद और अभेद के प्रश्न को भी समझने की आवश्यकता है। ये कहा जाता है कि भारत में वस्तुतः अनेकता में एकता है। पंडित विद्यानिवास मिश्र इसको कहते हैं कि वस्तुतः ऐसे कहा जाना चाहिए, भारत में एकता से उद्भूत अनेकता है। जो भारत में अनेकता है उसकी उत्पत्ति वस्तुतः एकता से हुई है। डाइवर्सिटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूनिटी, ये उसका एक प्रॉपर कथन होगा, इससे उसके अर्थ में बहुत फर्क पड़ जाता है। जो भी जीवन के भेद हमको दिखाई देते हैं वो भेद हमारे यहाँ बहुत स्वाभाविक माने गए हैं और परंपरा का ये कार्य माना गया है कि उन भेद को समाप्त न करे बल्कि उनको प्रॉपरली प्लेस करे और प्रत्येक भेद के बीच में अभेद को इंगित करे। भारत में जो संतों की परंपरा है, जो लोक की परंपरा है, वो वस्तुतः इसी प्रकार के भेद में अभेद को इंगित करने की परंपरा है। जितने प्रकार की आप लोग आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं उन जो भारतीय विश्वविद्यालयों में, ये सारी आइडियोलॉजी, चाहे वो लिबरलिज्म हो, वो लिबर्टेरियनिज्म हो, वो चाहे न्यू लिबरलिज्म हो, वो चाहे मार्क्सिज्म हो, सोशलिज्म हो, सोशलिज्म के अलग अलग प्रकार के, वो चाहे गिल्ड सोशलिज्म हो, फेमिनिज्म हो, या चाहे वो आपके इन्वायरमेंटलिज्म हो, मल्टीकल्चरलिज्म हो, जितने भी प्रकार की आप धारणाएं पढ़ते हैं जिनको आइडियोलॉजी या विचारधारा कहा जाता है, स्वयं पश्चिम के विचारक इस बात को मानते हैं कि वस्तुतः पश्चिम की अपनी सभ्यता के केंद्र से विमुख होने के कारण, उसकी डिसेंटरिंग होने के कारण इस प्रकार की अवधारणाएं प्रकाश में आई हैं। और मनुष्य के समाज के बीच के संबंध को समझने में जो भ्रम, जो विकृति या जो आधा अधूरापन है वो हमको इन आइडियोलॉजीज के बीच में दिखाई देता है। ये वस्तुतः अपनी परंपरा को विस्मृत करके अपनी नई नई जो अस्मिताएं हैं, उन नई नई अस्मिताओं को खोजने के प्रयास स्वरूप इस प्रकार की आइडियोलॉजीज अस्तित्व में आई और इसलिए आपको इन आइडियोलॉजीज में एक कॉन्फ्लिक्ट और एक आपको स्कैटर्डनेस, एक बिखरी हुई और संघर्षशील अस्मिताएं दिखाई देती हैं। इसके लिए विशेष रूप से आप लोगों को ओस्वाल्ड स्पेंगलर की किताब आपको देखना चाहिए, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। उसने स्वयं दिखाया है कि जो आइडियोलॉजीज जो आज भारतीय विश्वविद्यालयों के विद्या विमर्श को आच्छादित किए हुए हैं, ये वस्तुतः यूरोप के अपने केंद्र से स्खलित होने या विमुख होने का परिणाम है। तो अगर आप लोग ओस्वाल्ड स्पेंगलर के द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट को पढ़ें तो आप लोगों को जिस प्रकार की चीजें हम लोग संघर्षशील और बिखरी अस्मिताओं के रूप में देखते और पढ़ते हैं, उसका बोध हमको समझ में आ जाएगा। और इसलिए हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, आखिरी बात ये कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, कि भारतवर्ष में शास्त्र और लोक की समानांतर गति है। वस्तुतः लोक शास्त्र को प्रकाशित करता है, शास्त्र को अभिव्यक्त करता है और शास्त्र लोक को प्रकाशित करता है। भारत में कितना शास्त्रीय है, कितना लौकिक है, कितना नगरीय है, कितना ग्रामीण है, कितना जनजातीय है, कितना केंद्रीय है, कितना परिधीय है, कितना तांत्रिक है, इन सभी के बीच में एक संश्लिष्ट संबंध है, एक सिंथेटिक रिलेशन है। इनको न तो अलग किया जा सकता है और न ही इनको अलग करने की कोई आवश्यकता है। जब तक इस प्रकार की एक संश्लिष्ट जीवन दृष्टि को समझने की सामर्थ्य आपके अंदर नहीं आती, जो अध्ययन मनन और चिंतन से आती है, तब तक आप भारतीय जीवन विधान के किसी भी पक्ष को, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, आप सांगोपांग और सम्यक तरीके से नहीं समझ सकते। इसलिए जितने कम समय में जितनी बात संक्षेप में सूत्रवत हो सकती थी, उस पर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की। आप लोगों ने इतने ध्यान और संयम के साथ इन सारी चीजों को सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। और विकास जी को एक बार मैं पुनः हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आप लोगों के साथ ये संवाद करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद, साधुवाद।
धन्यवाद सर। हम लोग सभी सुन रहे थे कि लगभग 1 घंटा 19 मिनट का सर का व्याख्यान बिना रुके हुए और इतने सारे तथ्यों और इतने सारे संदर्भों के साथ में सर ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो मुझे याद आ जाती है जब मैं 2019 और 20 में सागर विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था, तो ऐसा व्याख्यान कभी प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा सर का, जो हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे, कभी उनका हम सुना करते थे, या फिर जब मैं जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था तो प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर थे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि किसी भी प्रतिभागी का कोई प्रश्न है तो आप सर से पूछ सकते हैं। आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं और अंग्रेजी में भी पूछ सकते हैं। So I request to all participants, if anyone have any questions and queries, so you can ask directly to sir. एक क्वेश्चन सर चैट बॉक्स में है, मैं पढ़े दे रहा हूँ। एक प्रतिभागी का है कि समय और आवश्यकताओं के अनुसार समय के अनुसार आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, तो फिर क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होना सही है या नहीं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो कितनी सम्यक हैं। यदि उन सम्यक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए शिक्षा की व्यवस्था में कोई परिवर्तन होना चाहिए तो वो ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत कभी नहीं बदला करते। जी सर। और किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, श्रुति मैडम जी, डॉक्टर श्रुति मैडम जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी ब्रिजेंद्र सर। जी जी आपका मतलब धारा प्रवाह हिंदी में इतना व्याख्यान बहुत ही आनंददायक था। उससे भी ज्यादा बुद्धि के लिए भी बहुत बहुत बड़ा खाद्य था। तो अभी तो ऐसे प्रश्न बनते नहीं है, मतलब प्रश्न पूछते नहीं बनता है, लेकिन क्या आपका ईमेल आईडी मिल सकता है कि आगे चल के कुछ और थोड़ा राजनीति और न्याय शास्त्र जो प्राचीन है जिसमें आप बोल रहे हैं, मतलब ये तो जानते हैं धर्म से आच्छादित है, तो उसके कुछ स्पेसिफिक रेफरेंसेस जो आज के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी न्याय संहिता है उसको तुलनात्मक दृष्टि से कुछ अध्ययन कर रहा हो, ऐसे कुछ रेफरेंसेस आप बता सके तो बहुत कृपा होगी सर। प्रोफेसर हरिहरनाथ त्रिपाठी की किताब है भारत में राज्य और न्याय की व्यवस्था, उसको आप देख सकते हैं। और हमारी ईमेल आईडी हम विकास जी को दे देंगे, वो आप लोगों को शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार आपका। डॉक्टर सरिता, आप कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग। आप शायद मुझे ही कह रहे थे मेरे ख्याल से विकास जी। जी। हाँ, मैंने सर को पहले भी मेरिट यूनिवर्सिटी में सुना है। सर को सुनना मतलब ज्ञान का वर्धन करना, और जितना सुन ले उतना ही कम है। सो इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल एंड कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर फ्रॉम योर साइड। मैं भी आपके मेल के थ्रू आपको बुक्स के माध्यम से मैं आपको शायद मैं फ्यूचर में परेशान करूंगी सर। आपके पास ज्ञान का भंडार है सर। आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं मेरिट यूनिवर्सिटी में जब मिली, आपका लेक्चर मैंने सुना, अभी दूसरी बार आज मैं सुन रही हूँ आपको, और मैं आशा रखती हूँ कि फ्यूचर में भी ऐसे ही मैं आपके लेक्चर्स को सुनती रहूँ और अपना ज्ञान का वर्धन करती रहूँ सर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लेक्चर सर। इट वॉज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी इंसाइटफुल लेक्चर सर। थैंक यू सो मच। और इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन की ओर से मैं प्रोफेसर ब्रिजेंद्र पांडे सर को
धन्यवाद देता हूं और साथ ही यह भी आग्रह करता हूं कि सर हम लोग ऐसे व्याख्यानों का आयोजन अपने एसोसिएशन के माध्यम से करते रहते हैं, तो जब भी हम आगे आपको याद करेंगे तो आप आशीर्वाद जरूर हमें सर देंगे और किसी नए व्याख्यान में हम आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। और सर इस व्याख्यान में आपके एक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो कि मेरे यूनिवर्सिटी से ही समय पीएचडी कर रहे हैं, अभिनव जी जी जी। उन्होंने मुख्य रूप से मुझे जी जी अभिनव तुम दिख रहे हो, कुछ बोलना चाहते हो? क्योंकि मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद मैंने गुरुदेव का कर दिया है। जी गुरुदेव प्रणाम। जी नमस्कार।